हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए भाई, आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइम के बारे में। हम लोगों ने क्या देखा था, बहुत बार हम लोग देखते हैं ना, जैसे सड़क पे कोई बंदा लड़ पड़ा, या आप देखते हो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसी चीजें बहुत देखते हो। अब इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए भी एक लॉ होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज के बारे में जो कंपनीज को पूरे तरीके से रेगुलेट करता है, दैट इज कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स को रेगुलेट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट। और ऐसे ही जीएसटी के लिए भी आपके पास हर एक जगह पर डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के सेगमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल्स। कह रहा सर, ठीक इसी तरीके से हमारे पास बच्चों क्राइम को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास लॉ बनता है सीआरपीसी, प्लस इसके साथ में आईपीसी। जितने भी बच्चों ने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल देखा, वो इन चीजों को जरूर कभी ना कभी तो इनसे मिल ही चुके होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग भी। अब हम लोग भी मिल लेते हैं भाई, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी वेटेज रख रहा है ये। और अगर मैं बात करूं कि कितनी रख रहा है सर, है ना, कितनी ही वेटेज रख लेता है, आओ चलो ये भी देख लेते हैं। सीआरपीसी और आईपीसी बच्चों कहीं ना कहीं मिलाकर, अगर हम पुराने डेटा को कंसिडर करते हैं तो 15 टू 20 मार्क्स। ये तो हो गया ओल्ड वालों के लिए, और न्यू वाले बच्चे जो हैं, आपके लिए भी लगभग लगभग कह सकते हो 12 मार्क्स के आसपास की वेटेज तो रखना चाहिए। रखना चाहिए 12 नंबर का। हाँ, 12 नंबर, 8 से 12 नंबर तो न्यू वाले बच्चों के लिए भी इतना इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कह रहा ओके, चलिए सर आगे चलते हैं। टणान टणान। बच्चा पार्टी। सर, अभी तो हमने आपके साथ सीपीसी पढ़ा था, अब आप हमारे को सीआरपीसी पढ़ा रहे हो, क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। यस बच्चों, देखो एक कंपनी सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको भाई, आप कंप्लायंस ऑफिसर हो यार। अब आप कंप्लायंस ऑफिसर हो, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर मान लो जनरल फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल गलत हो जाएगा मेरा। अगर डॉक्टर जनरल फिजिशियन है, तो वो ये थोड़ी बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपको जी, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बुखार की दवाई दूंगा, गले में दर्द है तो दबा लो। ऐसा थोड़ी होता है। तो कह रहा सर, सबसे पहले ये समझाओ कि कैसे हमारे पास सीआरपीसी एंड सीपीसी, ये दोनों अलग कैसे हैं सर। देखो, कह रहा सर, जब भी हम डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, जब आपके पास सामने दो डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, आपके पास दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं, और एक बंदा, जैसे अगर आप सड़क पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कह रहा सर, आप सड़क पे जा रहे हो, आपका क्या होता है, दो लोगों के झगड़ा हो जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। कह रहा ओके, कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कहीं न कहीं इल्लीगल तरीके से रहने लग जाता है, कोई इंसान का डाइवोर्स हो जाता है, कोई इंसान किसी बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें सिविल नेचर में आती हैं। सिविल नेचर की मतलब है, सिविल लॉ से मतलब है जहाँ पर डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट बच्चों 2 ऑर्गनाइजेशंस के बीच में है, जिसके अंदर जो रॉन्ग डूअर है, जिसने गलत किया, वो कंपनसेट करेगा दूसरे इंसान को, दूसरे इंडिविजुअल को। पर बच्चों, यही अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करता हूँ, कहीं पर बैंक लूट लिया गया, धूम 3 की तरह, धूम 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 धूम, बैंक लूट लिया गया। आप देखते हो क्या हो रहा है, बैंक लूट लिया भाई साहब, बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। यानी कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो यानी कि दे आर कमिटेड स्ट्रेट अवे अगेंस्ट द सोसाइटी। ओके, कह रहा सर, अब आपने क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में देखा, आईपीसी की धारा ये, आईपीसी की धारा वो। तो कह रहा सर देखो, ये तो जैसे हम मैंगो शेक पीने जाते हैं, मैंगो शेक का अलग रेट है, चीकू शेक का अलग है सर, पाइनएप्पल शेक का अलग है ना सर, पपाया शेक का अलग है। यार, पपाया शेक मेरे को किसी ने पिलाया, मुझे तो पसंद नहीं आया। कह रहा सर, ऐसे ही हर एक जगह पर जहां-जहां पर क्राइम होता है, हर एक क्राइम के लिए अलग फंडा है। मैंने कहा ओके, क्या सर, देखो कहीं पे मर्डर, आर्सन, रॉबरी, असॉल्ट, और यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो ठीक है भाई, आजा तेरे को सिविल लॉ में सेटल करवा देते हैं। सिविल लॉ के अंदर अगर कभी भी आपके पास केस बेटा लड़, कहीं पर पंगा हो गया, तो जो इंसान कंप्लेंट कर रहा है, उसे कहते हैं प्लेंटिफ। अब अगर मान लो मेरा केस हो जाता है, और मेरे ऊपर एक बंदा है, जैसे मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है मोंजुलिका, आमी जे তোমার सुबुजे তোমার। अब अगर मोंजुलिका मुझ पे कंप्लेंट कर देती है, यानी कि मोंजुलिका अगर मुझे मारती है, मेरे पे केस करती है ना, तो अब मोंजुलिका है प्लेंटिफ, और मैं खुद को बचाऊंगा, मैं कहा नहीं नहीं मोंजुलिका नहीं, यानी कि मैं कौन हूं, मैं हुआ प्यारे बच्चों डिफेंडेंट। ओके, क्या सर, यहां पर एक और चीज होती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप में से कोई बंदा देखता है कोई क्राइम हो गया, कहीं पर मर्डर हो गया, कोई कंप्लेंट करता है क्या, नहीं, गवर्नमेंट पिटीशन फाइल कर देती है उसके लिए, पुलिस आकर उठाकर ले जाती है।
सिविल लॉ के अंदर आपकी जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, जो पार्टी जिसे नुकसान हुआ, जो पार्टी गुस्से में है, वो केस फाइल करती है, किसी भी कोर्ट में या किसी भी ट्रिब्यूनल में। ओके, ओके। कह रहा सर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बट यहाँ पर क्रिमिनल लॉ के अंदर बच्चों पुलिस कंप्लेंट होती है। आपने देखा कहीं पर क्राइम हो गया, ठीक है? तो पहले आपके पास पुलिस आएगी और पुलिस उसके बाद कोर्ट लेकर जाएगी, ठीक है? कह रहा सर आपके पास कभी भी अगर मैं सिविल लॉ की बात करता हूं तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे जो सिटीजन्स हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो सर। अगर कहीं गलत हो गया है तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि उनके राइट्स को बचाया जा सके। पर यहां पर कह रहा सर क्रिमिनल लॉ के अंदर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कई लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी। मैंने नहीं सुना, मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम था जॉली एलएलबी। तो बच्चों मुझे जॉली एलएलबी वन देखकर पता चला कि ये इसके अंदर राहुल जयकर नाम का एक लड़का जो क्या करता है, सड़क पे सोते हुए, फुटपाथ पे सोते हुए कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है। ओके, अब ऐसा जो हो जाता है प्यारे बच्चों इसके अंदर, यानी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, कह रहा सर आप क्रिमिनल लॉ इज टू टेक केयर ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंसेस। उन लोगों ने जिन्होंने कोई भी गलती करी है हम उनको पनिश करेंगे सर। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ओके, कह रहा सर अब आपका ये नया एक्ट बच्चों फोर्स में आने वाला है जिस बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तो अमेंडमेंट नहीं आई, आपके पास इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं बोला कि भाई आप ऐसा कोई शॉर्ट नोट तैयार करके रखो। बट आपकी नॉलेज के लिए है, सीपीसी नहीं बदल रहा है, सीआरपीसी बदल रहा है, ठीक है? तो सर सीआरपीसी समझ में आया, पर हम ये आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, ये कौन सी धारा है? ये धारा तो सर वो आता है क्या, वो आता है देसी घी। देसी घी नहीं आता, पहली बात तो डालडा होता है वो, फर्क समझो। कह रहा ओके। कह रहा सर अच्छा अब एक और बात पे आते हैं। कह रहा अगर हम लोग बात करें जब आप इंडिपेंडेंस में हम लोग आ गए सर आपके पास तो आईपीसी 1860 है। मैंने कहा हाँ बेटा, तो यही हमारा मेन पेनल लॉ ऑफ द कंट्री है। सीआरपीसी अगर आपको बताएगा कि ये क्राइम है, क्राइम के अंदर ये सब चीजें होती हैं, तो फाइनली कहां पर आपके पास एक ऑफेंस हुआ है, कौन सी चीज के ऑफेंस के लिए क्या आपकी सजा बनती है, ये आपको आईपीसी बताता है बच्चों। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे कि जूस का गिलास तो 50 का है, पर मैंगो शेक लोगे तो ₹120 का है। और अगर पपाया शेक लोगे यानी कि पपीता, पल पपीता, पिता पे पपीता, पपीता शेक ₹200 का है। तो यानी कि अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से ऑफेंस, यानी कि वेज मोमोज़ कितने के, पनीर मोमोज़ कितने के, इसी हिसाब से बच्चों ऑफेंस जो है उसके सामने पनिशमेंट लिखी होती है। ठीक है सर। अब बेटा हमारे पास ऐसा नहीं है कि सीधा-सीधा सीआरपीसी 1973 था। थोड़ा-सा बैकग्राउंड बहुत छोटा-सा बता रहा हूँ। हमारे पास सीआरपीसी 1898 था और उसको चलते-चलते जहाँ पर पहले आप लोगों को पता है कि बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, पुराना फ़ोन हमने दे दिया किसी को, अब हम नया फ़ोन लेकर आ गए। हमने ऐसा किया ना, अब ऐसे ही पुराना एक्ट गया और हमारे पास नया एक्ट आ गया। ओके। कह रहा सर अब क्राइम के अंदर क्या होता है? बेटा क्राइम के अंदर 4 स्टेज निकल कर आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बच्चों जो चीज़ आती है दैट इज़ इंटेंशन। कह रहा सर आपके पास क्रिमिनल इंटेंशन है, यानी कि आपने कहीं न कहीं आपकी मेंटल फैकल्टी कुछ इस तरीके की है, जैसे वो बहन जी कहते हैं बार-बार, मेरे करण अर्जुन आएँगे, धरती का सीना चीर के आएँगे, आसमान को फाड़ के आएँगे, मेरे करण अर्जुन आएँगे। मैं कहा बहन जी उन पे रिक्शा के पैसे नहीं है, इतना कुछ क्यों करवा रही हो? है ना? ठाकुर का बदला लेंगे, ठाकुर तुझे मारेंगे, है ना? इस तरीके से अब आप क्या कर रहे हो? अब तुम्हारे करण अर्जुन अगर आ रहे हैं तो समोसे छोले खाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। क्या है? कह रहा सर ऑलरेडी इंटेंशन क्लियर है। बच्चों अगर कोई भी इंसान क्राइम करने के लिए जाता है, उसके दिमाग में ये सिचुएशन क्लियर रहती है कि भाई साहब मैं तो जाकर आज बैंक लूटूँगा। कोई ऐसा नहीं है वो सब्जी लेने जा रहा था और उसने बैंक लूट लिया रास्ते में यार। ऐसा कभी नहीं होता है बेटा, ठीक है? तो आपके पास कोई भी एक्ट जो आप अपनी विल, अपनी डिज़ायर, अपने पर्पस से करते हो। दूसरी बात आती है प्रिपरेशन। अब बेटा अगर कोई भी इंसान बच्चों बैंक लूटने के लिए जाता है तो तैयारी करेगा ना। अब जैसे आपका पेपर आ रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये भी तैयारी करेगा यार। यानी कि सर जहाँ पर आप सारे नेसेसरी मेजर्स को अरेंज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ क्या? कह रहा सर इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट। बेटा सोचता तो मैं भी हूँ। मैंने सिर्फ ऐसा सोचा कि मैं सोच रहा हूँ मेरे घर के पास वाला अगर मैं बैंक लूट लूँ, सोचने के कोई पैसे हैं? नहीं सर सोचने की भी कोई सज़ा नहीं है।
अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कह रहा सर प्रिपेयर करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कुछ सोच रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि आप क्या सोच रहे हो सर। हाँ, आपको दिमाग में थोड़ी घुस जाता है सर। यस, पर प्रिपरेशन के लिए भी आपको सज़ा मिलेगी इन 3 ऑफेंसेस के अंदर। वो कब? जब आप सरकार के अगेंस्ट वॉर करने की सोच रहे हो, जब आपने नकली कॉइन या नकली गवर्नमेंट स्टैम्प्स बनानी शुरू कर दी, नकली स्टैम्प पेपर बनाने शुरू कर दिए, या तो फिर आप डकैती करने की सोचते हो, तो बच्चों इन 3 जगहों पर बेटा प्रिपरेशन के केस में भी पुलिस उठाकर ले जाएगी। ओके, उसके बाद आता है अब आपने कर ली सारी तैयारी, अब क्या करते हो सड़क पे देखते हो कि वैसे एक बार ये किस्सा मैं अपनी हर क्लास में सुनाता हूँ, है ना? कि आपके पास क्या होता है कि अब आपने तैयारी कर ली, अब वो कहेगा अब मैं काम को अंजाम देने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा अंजाम देने? कह रहा अब तेरा भाई काम को अंजाम देने के लिए जा रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट का मतलब होता है एक प्रिलिमिनरी क्राइम। अब बड़े सारे लोग चोरी करने के लिए जाते हैं, कईयों के ऊपर भाई साहब अच्छी किस्मत होती है, वो चोरी कर लेते हैं और कई लोग पकड़े जाते हैं। जैसे एक को मैंने पकड़ लिया अपनी गाड़ी की बैटरी चोरी करते हुए। उसने अटेम्प्ट लगाया पर ही वाज़ नॉट सक्सेसफुल। वो जैसे ही गाड़ी खोल के ऐसे बैटरी निकाल रहा था, मैंने पीछे से पकड़ लिया। मैं कहा इधर आ, चोरी करता तू? हैं? चोरी करता है? कह रहा सर फिर आपने मारा उसको? मैं कहा नहीं। बेटा अपन प्रोफेशनल आदमी है, मारते-मूरते नहीं है किसी को। अटेम्प्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमिशन ऑफ क्राइम। कह रहा सर आपने प्रिपरेशन कर ली? मैंने कहा हाँ, वो अपने घर से पाना-वाना हथियार सब लेकर आया था, बैटरी खोल ही रहा था। कह रहा सर ओके। कह रहा सर अब क्या होता है बहुत बार अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर आपके पास कभी तो ऐसा होगा जिस सेक्शन के अंदर जो पर्टिकुलर सेक्शन आपसे बात कर रहा है ऑफेंस के बारे में, वही सेम सेक्शन आपको बता देगा कि भाई साहब आपको ऑफेंस को लेकर और अटेम्प्ट को लेकर, यानी कि जिस दिन ऑफेंस हुआ या तो फिर किसी ने अटेम्प्ट करा, अब वो अटेम्प्ट कर रहा था बेटा मैंने उसे पकड़ लिया तो अटेम्प्ट की सजा लगेगी। अच्छा, वो चोरी कर रहा था, अटेम्प्ट टू डकैती, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, कह रहा सर अटेम्प्ट टू मर्डर। यानी कि क्या हो रहा है जहां पर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, आपने सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट करा, ठीक है? तो इसकी सजा लगेगी। और अगर आपने अटेम्प्ट तो करा पर अटेम्प्ट करके आप सक्सेसफुल हो गए, तो ये क्या होगा? ये होगा एक ऑफेंस। कह रहा सर अगर आपको ये सेम सेक्शन बच्चों अगर बेटा सेम सेक्शन ही आपको ये दोनों बातें बता देता है, तो कह रहा सर बल्ले-बल्ले। नहीं तो बहुत बार क्या होगा कि आपके पास जो अटेम्प्ट टू कमिट अ स्पेसिफिक ऑफेंस है, वो अलग सेक्शन में है। कह रहा ठीक है और आपके पास अटेम्प्ट के लिए आपके पास दोनों चीजें अलग हैं। यानी कि अटेम्प्ट की सजा अलग है और आपके पास ऑफेंस की सजा अलग है। ओके, ओके, ओके। जहाँ पर आप कोई भी ऑफ़ेंस की बात कर रहे हो, अब ऑफ़ेंस के लिए फंडा अलग जगह दिया हुआ है, अटेम्प्ट के लिए अलग जगह दिया हुआ है। मैंने कहा अच्छा, अच्छा। कह रहा सर आपके पास अगर मैं ऐसी कोई बात करता हूँ कि आपने जैसे किसी बंदे ने सुसाइड करने की कोशिश करी। मैंने कहा हैं? हाँ। तो आपको सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आप देखते हो ना कई लोग बेचारे ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। नहीं करना चाहिए बेटा, ज़िंदगी से लड़ना चाहिए और एक दिन लड़ के, भिड़ के एकदम फोड़ के ज़िंदगी को एकदम कंप्रेसिलेटरी बन जाना चाहिए। क्या नहीं मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी बात? मानते हो ना? यस। तो अब लाइफ तो बेटा स्ट्रगल की बात करती है, स्ट्रगल की बात करती है, पर जो जीतेगा वही सिकंदर। कह रहा सर आपके पास अगर सीधी-सी बात है, कह रहा सर अगर कोई बंदा सुसाइड करने जा रहा है ना? वो बेचारा पहले ही ज़िंदगी से परेशान है, आपने उसको पकड़ लिया, फांसी की सज़ा सुना दी, अरे वो पहले ही ज़िंदगी से परेशान था यार, वो पहले ही ज़िंदगी से परेशान था। तो एनी पर्सन अगर कोई भी सुसाइड करने के लिए जा रहा है, तो मैं मान लूँगा कि वो बेचारे को पहले ही टेंशन है यार, तुमने उसे उठा के और जेल में डाल दिया। वो कह रहा है एक तो मैं मरा नहीं, ऊपर से मैं जेल में और आ गया, पहले मैं ज़िंदगी से परेशान हूँ। ओह! कह रहे सर तो गवर्नमेंट को ये कहा गया कि अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो आप उसे रिहैबिलिटेशन स्ट्रेस कम करेंगे उसका बढ़िया तरीके से उसको छोले भटूरे खिलाओ यार खिलाओ पिलाओ बढ़िया तरीके से रखो उसको ठीक है कह रहा अब ऐसे भी बहुत बार होता है जब आपने कोई क्राइम अटेम्प्ट करा जिसके लिए कोई भी पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं। ओह! कह रहा सर देखो अब कुछ होते हैं बड़े ऑफेंसेस कुछ होते हैं छोटे ऑफेंसेस मैंने कहा ठीक है। कह रहा आपने कोई भी अटेम्प्ट कमिट करा जिसके अंदर या तो उम्र कैद की सजा है या तो आपके पास इम्प्रिजनमेंट है कितनी
कह रहा है सर आपके पास कोई भी इम्प्रिजनमेंट और कोई प्रोवाइडेड है पर जिसके लिए हम कोई भी स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं देते। ठीक है, आपने अटेम्प्ट करा, मान लेते हैं बच्चों ऑफेंस के अंदर की जो सजा है वो 8 इयर्स है। 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा है और अटेम्प्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं कहा गया। अटेम्प्ट के लिए एकदम निल, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा, एकदम 0 बटा सन्नाटा है। ठीक है सर, अगर 0 बटा सन्नाटा है बच्चों तो अब क्या होने वाला है? कह रहा सर बड़ा सिंपल सा फंडा है, यानी कि अब आपके पास ये जो फंडा निकल कर आ रहा है इसका हाफ कर लो। ठीक है? मैक्सिमम हाफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद आपने अटेम्प्ट करा और अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, तो क्या होने वाला है? कह रहा सर अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा तो बल्ले-बल्ले सामने वाला बंदा क्या कर गया जी? चोरी कर गया आपकी गाड़ी की बैटरी और अब जिसने भी चोरी करी है, ही विल बी टर्म्ड एज़ गिल्टी। कह रहा सर वो क्या हो जाएगा? ही विल बी गिल्टी। कह रहे सर हम गिल्टी मान लेंगे इसको। हाँ, हाँ। अब बेटा अटेम्प्ट करेगा, देखो कोई भी इंसान अगर क्राइम करने के लिए आया, तो या तो अगर वो पकड़ा गया, आपने उसे पकड़ लिया, ठीक है? चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो दैट मीन्स उसने अटेम्प्ट करा और एक बार अगर उसने पकड़ा नहीं गया, वो पकड़ा नहीं गया, यानी कि भाग गया, तो दैट मीन्स क्राइम इज़ अकम्प्लिश्ड। अब जो चोरी कर गया, अकम्प्लिश कर लिया उसने एंड ही विल बी टर्म्ड एज़ गिल्टी। ओके, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सज़ा कहाँ पर मिलती है, किसको मिलती है, कितनी मिलती है और कैसे मिलती है। सबसे पहली सज़ा आती है बच्चों डेथ की सज़ा, यानी कि जहाँ पर आप सामने वाले को कहते हो कि भैया अब तो इस बंदे को मौत की सजाए मौत दी जाएगी। मैंने कहा सजाए मौत, हाँ, सजाए मौत। क्या सर आपके पास एक फंडा निकल कर आता है, अटेम्प्ट कर वो डेथ का मतलब क्या होता है? देखा ना वो जल्लाद होता है ऐसे एकदम खींचता है और सामने वाला बंदे को ऐसे वो इसमें देखा आपने यार शाहरुख खान की मूवी में देखा होगा। शाहरुख खान की मूवी में हाँ, शाहरुख खान की कौन-सी मूवी थी वो जवान, जवान। कह रहा जुडिशियल किलिंग या टेकिंग लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड बट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस के अंदर ऐसा होगा। और ये कब दिया जाएगा? कह रहा सर अगर आपने किसी का मर्डर करा, डकैती विद मर्डर, सरकार के अगेंस्ट वॉर करने की कोशिश करी, है ना? कह रहा सर या तो फिर ऐसे ऊपर जैसे जो क्राइम्स हैं, उनसे मिलती-जुलती चीज़ें करी। फ़ॉल्स एविडेंस आपने झूठा गवाह लाया, आप झूठे गवाह बने, जिसके चलते एक निर्दोष बंदे की हत्या हो गई। ओह! तो आपके झूठे गवाह देने के चक्कर में मैंने एक को फांसी की सज़ा सुना दी। कह रहा सर आपके चलते कोई माइनर या इनसेन पर्सन ने सुसाइड कर लिया। कह रहा है या तो फिर कोई इंसान जो ऑलरेडी जेल के अंदर है, जो पूरी ज़िंदगी की जेल की सज़ा काट रहा है, आपने उसको ज़िंदगी भर से अटेम्प्टेड मर्डर करने की कोशिश करी उसका, उसको जान से मारने की कोशिश करी। कह रहा ओके, ठीक है। कह रहा सर आपके पास ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर हम लोग भाई साहब ये वाली सज़ा सुनाते हैं, यानी कि 2 कैटेगरीज़ ट्रेज़न और मर्डर। 2 कैटेगरी में देते हैं। मैंने कहा ठीक है। लाइफ इम्प्रिज़नमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा, यानी कि रिगरस इम्प्रिज़नमेंट जब तक है जान, जब तक तुम्हारी चलेंगी साँसें, हर एक साँस तुम्हारी जेल में कटवाएँगे। मैंने कहा ओके। अब 2 तरीके से इम्प्रिज़नमेंट आती है। पहली तो ये आती है जिसमें हम कहते हैं रिगरस इम्प्रिज़नमेंट जिसमें आपके मज़दूरी करवाई जाएगी। फिर आती है सिंपल इम्प्रिज़नमेंट कह रहा है सर जिसके अंदर मज़दूरी नहीं करनी पड़ेगी। जेल में जाओ आराम से खाओ, पियो, ऐश करो, सो जाओ। हैं? रिगरस इम्प्रिज़नमेंट अगर टर्म उसने यूज़ कर दिया, तो मतलब आपको पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, जेल में काम करना पड़ेगा। हैं? यस, यस। अब फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत बार आपने देखा है कि कानून वाले बुलडोज़र लेके आते हैं, है ना? बुलडोज़र लेके आते हैं, बिल्डिंग गिर देते हैं सामने वाले की। हाँ, 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 देखा हमने बुलडोज़र बुलडोज़र देखा। यहाँ बुलडोज़र की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जहाँ पर भी आपने कोई डिफ़ॉल्ट ऐसा कर दिया, तो यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को बच्चों सीज़ कर लिया जाएगा। अच्छा, जैसे कोई सरकार के पैसे नहीं देता, टैक्स का मामला है, कोई और मामला है तो। अब फाइन क्या होता है? कह रहा सर फाइन इज़ अगेन अ टाइप ऑफ पेनल्टी मैंने कहा नहीं, 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 फ़र्क समझाओ अच्छे से। कह रहा स्कूल सर एक बात बताओ फंडा क्या होता है फाइन और पेनल्टी में? मैंने कहा देखो एक होता है फाइन, एक होती है पेनल्टी। सर क्वेश्चन नहीं कराओगे आप हमारे को? क्यों नहीं कराऊँगा बेटा क्वेश्चन? क्यों नहीं कराऊँगा प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों ये लो क्वेश्चन।
एक बार एक बच्चे ने बोल दिया क्वेश्चन नहीं कराते आप, अभी लो यार, मेरी क्लास में बेटा हर चैप्टर में इतने क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैंने कहा देखो, अब आपके पास टाइप्स ऑफ पनिशमेंट ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2019 में फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स, यस, यस, बढ़िया था ना? हाँ, बढ़िया था। 4 नंबर पक्के, 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 पक्के। कह रहा सर चलो ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। अब बच्चों फाइन में और इम्प्रिजनमेंट में सॉरी फाइन में और पेनल्टी में फर्क क्या है? क्या सर सबसे पहली बात तो जहां पर भी आपने कोई भी ऑफेंस कर दिया, ऑफेंस कर दिया, हाँ, जब भी आपने कोई भी ऑफेंस कर दिया तो हम आपके ऊपर फाइन लगाएं, ठीक है? फाइन कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है? इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पैसा आपसे लिया जाएगा, आपको बोला जाएगा भैया 2000 रुपए फाइन लगता है, फाइन ले दो। आपने कोई भी क्राइम कर दिया ये उसके लिए होता है। ठीक है। कह रहा पेनल्टी कब होती है? कह रहा सर जहां पर आपने कोई भी नॉन कंप्लायंस कर दिया। नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है लॉ की बात ना मानना। लॉ ने बोला लाल बत्ती पे रुक जा चुपचाप। रुक जा लाल बत्ती हो गई है। आप नहीं रुकते। आपने कहा यार मैं क्या करूंगा रुक के? मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन धाए से निकाल दी सीधा एकदम नॉन कंप्लायंस। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पुलिस वाले अंकल हुड़ हुड़ दबंग दबंग आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। ओके, कह रहा सर फाइन होना, रिस्ट्रिक्शन होना, सैंक्शन होना या कोई भी पनिशमेंट होना, लाइसेंस इंपाउंड कर लेना, बदतमीजी करने पर जेल में बंद कर देना, पेनल्टी के अंदर सब चीजें आती हैं पर फाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी, सिर्फ मनी ले लेते हैं, मनी ले लेते हैं, सिर्फ आपके ऊपर पैसा ले लेते हैं आपसे, दैट्स इट। ठीक है। पेनल्टी तब लगाई जाती है जब आपने कोई भी लॉ, रूल, कॉन्ट्रैक्ट इन चीजों को अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा दें। ठीक है। कह रहा सर अब अगला फंडा निकल कर आता है जहां पर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कोई भी इंसान बच्चों अगर क्राइम करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में ये बात क्राइम करने के लिए मतलब कुछ चीजों का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है सर? जैसे एक मुलाकात जरूरी है। अरे एक मुलाकात किसने बोला जरूरी? हाँ, एक मुलाकात तो कभी भी जरूरी नहीं होते मित्रों। कह रहा सर अब बात को समझेंगे। मैंने कहा हाँ जी, समझाओ बात को समझाओ। कह रहा सर कभी आपने सुना है कोई कंपनी ने क्राइम कर दिया? मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं सुना। कह रहा सर कभी आपने सुना हो कोई एक पार्टनरशिप ने बैंक लूट लिया हो? नहीं। कभी कोई कंपनी ने मर्डर कर दिया हो? नहीं। कह रहा सर वो एक इंसान ही है जो ये सब करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आता है मेंसरी। मैंने कहा मेंसरी? कह रहा हाँ। कह रहा सर क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि आपके दिमाग के अंदर पहले से ही ये खुराफात डन है कि सर आपके पास कहीं न कहीं एक गिल्टी माइंड है। आपके दिमाग में एक साजिश पूरे तरीके से तैयार है। हाँ, साजिश यस। कह रहे सर सिर्फ एक्ट के होने से नहीं हो जाता। एक्ट प्लस गिल्टी माइंड ये दोनों बातें अगर साथ में आएँगी तो ही बात बनेगी। ओके, एक्ट के साथ गिल्टी माइंड साथ में आएगा। यस, कह रहा ये दोनों मिलेंगे तो ही जाकर क्राइम बनेगा। आपके साथ एक्ट है, आपने कोई एक्ट कर दिया, ओनली एक्ट सिर्फ काम कर देने से इट इज नॉट अ क्राइम। वो क्राइम नहीं है। ठीक है, वो क्राइम नहीं है। आप जा रहे हो, बात समझ में आती है, गलती से किसी की गाड़ी में टक्कर लग जाए, एक्सीडेंट छोटा-मोटा हो जाए, समझ में आती है बात कि सर जान के नहीं करा। पर अगर कोई इंसान टार्ज़न मूवी की तरह जान के निकलता है और सामने वाले की गाड़ी में धड़ाम से टक्कर मार देता है ना? उसकी गाड़ी एकदम उड़ा देता है या जैसे आपने दरबार मूवी अगर देखी हो, तो रजनीकांत सर की गाड़ी पलट देता है, जान से मारने की कोशिश करता है। यानी कि एक्ट प्लस गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। तो ही वो क्राइम बनता है। कह रहा सर ठीक है, मेंसरी कई तरीके की निकल कर आती है। मैंने कहा वो क्या-क्या? कह रहा सर देखो, सबसे पहले आता है इंटेंशन, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास एक केस निकल कर आया गिरजनाथ, सिर्फ गिरजनाथ इतना ही लिखा हुआ केस का नाम वर्सेस स्टेट। ओके, स्टेट ऑफ आगे भी लिखा होना चाहिए। ना, केस का नाम तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो पहली बात आती है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है बच्चों जहाँ सामने वाले बंदे का पर्पस है पूरे तरीके से उसके दिमाग में एक साजिश है कि मुझे तो भैया इसको लपेटना ही है, मुझे तो इसको जहर दे के मारना ही है, मुझे तो इसे चाकू मारना है, मुझे तो बैंक लूटना है। अब नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? केयरलेस होना।
कहीं न कहीं जब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, पर आप चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो और आपकी नासमझी की वजह से आपके कहीं न कहीं कैज़ुअल अप्रोच की वजह से गड़बड़ हो जाती है। क्या सर दूसरा आता है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस कहते हैं ना, कह रहा तेरे भाई को किसी का डर नहीं है दुनिया कदमों में, है ना? होता है ना? जब आप किसी भी सर्कमस्टांसेस की, किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हो, तो वो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है? यानी कि डज़ नॉट डिज़ायर द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको पता है कि गाड़ी 200 की स्पीड पर चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, पर आपने कहा छड़ परे, देख लेंगे। ठीक है? और इसके अलावा कुछ ऐसे सिनेरियोज़ भी आते हैं जो कि एक्सेप्शन है मेंसरी की। कब? जब सर आपके ऊपर लॉ ने ही लायबिलिटी लगा दी। लॉ कहता है जब मैंने ही तेरे ऊपर भाई कोई लायबिलिटी लगा दी, तो उसके बाद मेंसरी हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सर जब छोटे-मोटे फाइन्स की बात है ना? छोटे-मोटे फाइन की बात है, आपने गलती से रेड लाइट जंप कर दी, आप कहते हो भैया ₹100 का फाइन लगेगा। लॉ कहता है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले थे, आप लेट हो गए। कह रहा है सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानबूझकर वॉलंटरीली लेट हुए या गलती से हुए। छोटे-मोटे फाइन की बात है, दे के पासे करो यार, ठीक है। कह रहा है सर जब पब्लिक सेफ्टी की बात होगी कि कोई भी इंसान ने अगर वहाँ पर पब्लिक न्यूइसेंस कर दी, लोगों की सेफ्टी के ऊपर कोई बात आ गई, तो कह रहा सर फ़र्क नहीं पड़ता आपने मेंसरी करी या नहीं। दूसरा, जब आपने लॉ की वायलेशन कर दी, रेड लाइट जंप करने के बाद आप कह रहे हो, "ओह हो, हो! भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था लाल बत्ती जंप करने पे चालान होता है। ओह हो! मुझे नहीं पता था भाई साहब।" कह रहा नहीं पता था, आओ तो तुम्हें वैसे ही कर लेते हैं। कह रहा सर आपके पास जो भी लोग आपका साथ में साथ देते हैं, मतलब आप जब कोई कांड करने के लिए बंदा जा रहा है, ओवर एक्ट और अनलॉफुल कमीशन जब आपके पास एक प्लान है। एक्टस रियस के अंदर हम उन लोगों को भी बात करते हैं जिन्होंने मूवमेंट बॉडी, यानी कि भाई बेटा बैंक लूटने एक बंदा जाता है, मर्डर करने एक बंदा जाता है, पर 2-3 बंदे बाहर गाड़ी में बैठ के उसका इंतजार कर रहे होते हैं, वो चीजें यहाँ पर कवर होती हैं। ओके, एक ने गोली चलाई, एक गाड़ी लेकर भागा, तो हम तीनों को ही लपेटते हैं ना यार। एक ने दरवाजा तोड़ा, एक ने गोली चलाई, एक गाड़ी लेकर भागा, तो हम तो तीनों को कंसिडर करेंगे। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या फ़र्क है? सर सबसे पहली बात अगर हम कॉग्निजेबल की करते हैं, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। यहाँ पर मेरे नोट्स के अंदर शुरू से ही चीज़ें उल्टी लिखी हुई हैं। जब मैं कॉग्निजेबल की बात करता हूँ, तो ये मैंने नॉट नेसेसरी और नेसेसरी लगता है अभी तक ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया? नहीं। कॉग्निजेबल के अंदर वारंट इज़ नेसेसरी, ठीक है? नॉन कॉग्निजेबल के अंदर वारंट इज़ नॉट नेसेसरी। अब ये छोटी-सी मिस्टेक मेरे नोट्स में शायद पहले दिन से है, या पता नहीं बाद में करी है ना? सब बच्चे यही सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं जो भी पढ़ाई आपने करी है, बेटा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर वेरी मच सीरियस इन नेचर। ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं और इसके अंदर वारंट की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर आप देखते हो कोई मर्डर हो गया, कोई डकैती हो गई, तो पुलिस वारंट का इंतज़ार नहीं करेगी, पुलिस सीधा जाके बंदे को अरेस्ट कर लेगी। नॉन कॉग्निजेबल के अंदर वारंट की ज़रूरत हमारे को पड़ती है। तो बुक के अंदर अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो, तो वो एक मिसप्रिंटिंग है, उसे ठीक करके इन्हीं को फॉलो करना। बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। कह रहा ठीक है। कह रहा सर आपके पास बिना एफआईआर फाइल करे आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो, ओके। पर दूसरे सिनेरियो के अंदर जब बहुत ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑर्डर के बाद ही इश्यू करी जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि कभी भी किसी भी तरीके से आपने चीटिंग, फॉर्जरी, ये सारे मामले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। पर अगर यही मैं दंगे की बात करूँ, कोई बहुत बड़े मर्डर केस की बात करूँ या छोटे मर्डर केस की बात करूँ, ठीक है? आपके यहाँ पर रॉबरी, डकैती, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? बड़े ऑफेंसेस हैं और ये कॉग्निजेबल में आते हैं। ठीक है। कह रहा सर आपके पास सिंपल सा फंडा है। आपके पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? कोई भी इंसान जो इन्फॉर्मेंट होता है वो पुलिस को खबर देता है। ओके, ओके। कह रहा सर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आपके पास कभी भी राइटिंग में पहुँच सकती है कि एक ऑफेंस हो रहा है, या पुलिस को फ़ोन करके बता दिया जाता है कि देवी प्रसाद की पोती रिंकू किडनैप हो गई है। अब यहाँ पर अगले फंडे की अगर मैं बात करूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा से ही मजिस्ट्रेट के पास उनकी बुक के अंदर रखी हुई होती है। ठीक है। कह रहा सर और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के यहाँ पर कोई भी काम आगे नहीं चलाया जा सकता। ओके सर, ओके। अब इसी बात पे बच्चों बीच-बीच में क्वेश्चंस भी तो बताने हैं। क्वेश्चंस भी तो बताने हैं बेटा। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, जो जून 2019 के अंदर
हमने ये क्वेश्चन देखा जब उसने आपसे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो दिस वाज जून 2019 प्यारे बच्चों, और इसके साथ में इट वाज देयर फॉर 4 मार्क्स बेटा। 4 मार्क्स। ये सारे के सारे क्रिमिनल कोड्स की सीक्वेंस है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में क्रिमिनल कोड्स हैं और जैसे वो डील करते हैं। ओके, चलिए सर, इसी के साथ-साथ प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं। अब बेटा पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट क्या-क्या कर लेगा यार? हमने जॉली एलएलबी देखी है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अब अगर मैं यही आईपीसी के बारे में बात करता हूँ या मैं किसी और लॉ के बारे में बात करता हूँ, तो अब आपके यहाँ पर आईपीसी के अंदर सीक्वेंस कैसे चलती है? सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई और कोर्ट जहाँ पर आपने सबसे पहले ट्रायल करा। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सुना है ऐसा? सलमान खान की बारी सुना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरे सिनेरियोज़ के अंदर अगर कोई और लॉ है, बच्चों अगर क्राइम की बात है और आईपीसी की बात कर रहे हो, तो सीक्वेंस ऐसे चलती है। किसी और लॉ के अंदर जो भी कोर्ट आपने बनाया हुआ है, जैसे एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सेबी के मामले में सैट, और उसके बाद हम आते हैं हाई कोर्ट पर और चलते-चलाते आगे पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। क्या सर यही तो होता है? मैंने कहा यही तो होता है। यही तो होता है। कह रहा सर ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर की बात आ जाएगी, आईपीसी की बात आ जाएगी, तो हमारे पास जो भी कोर्ट आपने बनाया जिसने सबसे पहले ट्रायल करा, जहाँ पर ये ऑफेंस पहुँचा, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सलमान खान जो हैं, उनका केस कहाँ चल रहा है? काले हिरण वाला, हाँ, काले हिरण वाला हो या फिर कोई और जो गाड़ी वाला है, वो केस कहाँ चल रहा है? क्राइम है वो, आईपीसी है उसके अंदर, क्राइम है, आईपीसी है। हैं? कहाँ चल रहा है मेरे को बताओ पहले? नहीं पता। ओ ओ ओ ओ ओ देखो, चलो एक काम करते हैं, अब इस डायग्राम को देखते हैं और इसे उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, उल्टा पढ़ना। हाँ, कह रहा सर अब यहाँ पर जो आपके पास स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है बच्चों, ये आपको मैक्सिमम 3 इयर्स और 5,000 रुपए और 5,000 रुपीज़ और बोथ। सिर्फ इतनी सी ही बात का ध्यान रखना है, इतना सा आपने नोट कर लिया तो आसानी से आप इन सभी चीज़ों को याद कर पाओगे बेटा। अगर आपने इतनी सी बात को बड़े तरीके से पढ़ने की कोशिश करी तो अपने आप ही मुश्किल हो जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 ईयर और 5 के और बोथ। जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यहाँ पर कौन से हैं? सेकंड क्लास। ये फर्स्ट क्लास हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, पावर्स बेटा धीरे-धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करता हूँ 3 इयर्स और 10 के, 10 के मतलब 10,000 रुपए और बोथ। अगेन यहाँ पर कह रहा है सर कोई भी सज़ा आप सुना सकते हो, एनी सेंटेंस कोई भी सज़ा सुना सकता है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बस सजाए मौत और ज़िंदगी भर उम्र कैद की सज़ा और 7 इयर्स ये नहीं सुना सकता। असिस्टेंट सेशंस जज उनको भी हमने सेम बात बोली कि भाई साहब थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कोई भी सजा सुनाओ, सजाए मौत यानी कि सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि डेथ के कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट सिनेरियोज में जो दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड 10 ईयर। इनके पास क्या है? 7 इयर्स से ऊपर की सजा ये नहीं सुना सकते, 10 साल से ऊपर की सजा ये नहीं सुना सकते। अब सर ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई भी बात करता हूँ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस ये अगर चाहें तो आपको डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, इनको कोई भी मना नहीं है। अब अगर सेशंस जज निकल कर आ जाते हैं या एडिशनल सेशन जज निकल कर आ जाते हैं, असिस्टेंट नहीं एडिशनल, पेपर में हो सकता है एक ए लिखकर और परेशान करे तो ध्यान रखना। कह रहा सर ठीक है, कह रहा ये भी एनी सेंटेंस कोई भी सजा आपके लिए पास कर सकते हैं, पर अगर इन्होंने डेथ सेंटेंस आपके लिए दी, सॉरी, डेथ सेंटेंस मुजरिम के लिए दी, तो दैट नीड्स अ कंफर्मेशन बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। कह रहा सर डेथ सेंटेंस के लिए पूछेंगे, उसके अलावा किसी भी सेंटेंस के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। कह रहा ठीक है। कह रहा सर कोर्ट को हमने साफ-साफ बोल दिया कि भैया आपकी मर्जी, हम आपकी पावर को किसी भी तरीके से नथिंग शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं। कह रहा सर अल्टीमेटली मैं एक छोटी सी बात आपसे जानता हूं कि आप टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि सिंपल सा फंडा है। कह रहा सर आपके पास बहुत सीधी सी बात है भाई, अल्टीमेटली न्याय दिलवाओ, प्रोसीजर जो है ढंग से फॉलो करो ना करो कोई बात नहीं, सामने वाले बंदे को न्याय मिलना चाहिए भाई। कानून जो है मित्रों, कानून आपको न्याय दिलवाएगा और पूरा तरीके से सभी बच्चों को न्याय मिलना भी चाहिए।
मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, सेम बात मधु लिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये भी बात निकल कर आई कि पावर कभी भी एक स्पेसिफिक प्रोविजन की नहीं होती बच्चों। इन्होंने साफ-साफ बोला आपको कभी भी अपने प्रोसेस के चक्कर में ऐसा काम मत कर देना कि यार सामने वाले को न्याय ना मिले। बात रिपीट हुई बस अब इस बार केस स्टडी की फॉर्म में। कभी भी लॉ आपके ऊपर बार नहीं लगाता कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। सामने वाले को न्याय दिलवाओ यार, प्रोसीजर की परवाह मत करो। अंजाम बढ़िया होना चाहिए, डेस्टिनेशन सही होना चाहिए, प्रोसेस की परवाह मत करो। मैं कहा ठीक है। कह रहा अब बहुत बार आप देखोगे कि पुलिस आकर किसी बंदे को अरेस्ट कर लेती है और वो भी बच्चों विदाउट वारंट। यानी कि अरेस्ट कर लिया जाता है। हाँ, किसी भी इंसान को अगर पुलिस को लगता है कि भाई साहब ये बंदा कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने जा रहा है या फिर इसने कर दिया है, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस वारंट का इंतजार नहीं करती। पुलिस सीधा हुड़-हुड़, दबंग, दबंग, दबंग। एकदम सिंघम आता है, जब भंवर उठे, ऐसे करके सिंघम आता है और सिंघम आके सीधा सामने वाली पार्टी को पकड़ लेता है। ओके सर। कह रहा सर इसके साथ ही साथ एक काम और करते हैं। यानी कि कब-कब ऐसा होगा जब आपको पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट या विदाउट अ वारंट आपको अरेस्ट कर लेगा। मैंने कहा ओके। कह रहा सर जब भी पुलिस ऑफिसर की आंखों के सामने कोई मर्डर हो जाए, कोई डकैती हो जाए, कोई दंगे-दुंगे छेड़ दे, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस ऑफिसर के सामने हो रहा है ना? तो वो क्या करेगा? फटाफट से अरेस्ट कर देगा। ओके, ठीक है। कह रहा सर या तो पुलिस को कहीं न कहीं कोई एक खबर मिलती है कि हेलो पुलिस स्टेशन, मैं दिव्या मिगलानी बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद की पोती रिंकू को कबीरा ने किडनैप कर लिया है और 40 लाख रुपए मांग रहा है। ओके, यहाँ पर एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है कि भाई साहब ऐसा एक ऑफेंस हो चुका है, ऐसा एक क्राइम हो चुका है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है जिसके अंदर सजा जो है 7 साल की है या तो 7 साल या उससे ज्यादा की। ठीक है 7 इयर्स या 7 इयर्स से ज्यादा की है। कह रहा सर पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव हो और वो सेटिस्फाइड हो कि भाई साहब अरेस्ट करना जरूरी है। जैसे उनको पता चल जाए कि कुछ लोग बैठ के भाई साहब बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस वाले ऑफिसर क्या करेंगे? बैंक लूटने का इंतजार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बैंक लूटने का इंतजार नहीं करेंगे सर। अगर उनको लगता है कि सामने वाले को क्राइम करने से रोका जा सकता है, ओके, तो अरेस्ट कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। ओके। आपको लगता है कभी कोई ऐसा बंदा होगा जो आपके साथ गड़बड़ी करने वाला है, यानी कि अब आप सबूत इकट्ठे करना चाहते हो, जैसे वो कहता है दया, दया, दया कुछ तो गड़बड़ है दया। अब दया सबूत ढूंढ रहा है, इधर से दूसरा बंदा सबूत मिटाने पे लगा हुआ है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग एविडेंस टू डिसअपीयर। या तो सबूत मिटा रहा है या तो सबूत के साथ किसी तरीके की टेम्परिंग कर रहा है बच्चों। ओके। या तो फिर कोई बंदा है जिसके पास क्या है? फैक्ट्स ऑफ केस हैं, उसको डरा धमका रहा है कि अगर तुमने जाकर कल कोर्ट में गवाही दी, तो तुम्हारे बीवी बच्चों को, है ना? ऐसे धमकी देते हैं ना पुरानी फ़िल्मों में। यार सर आप फ़िल्में बड़ी देखते हो सर। बेटा मैं फ़िल्में देखता हूँ तभी तो ऐसे समझाता हूँ। फ़िल्में नहीं देखते हो यार तुम लोग। क्या बात कर रहे हो? नेटफ्लिक्स नहीं देखते हो? वैसे तो मैं सोचता था ये सब चीज़ें तुम्हारे को मनी हीस्ट के तरीके से समझाओ, हाइस्ट के तरीके से, है ना? वहाँ पे प्रोफ़ेसर प्रोफ़ेसर, हैं? पर ठीक है, ठीक है, ठीक है। कह रहा सर आपके पास एक और चीज़, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदे की कोर्ट के अंदर ज़रूरत है हमारे को और वो बंदा फिर भी गोलीबाज़ी हमारे को कर रहा है। या तो फिर कोई क्या है, कह रहा सर आपके पास कोई ऐसा इंसान जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है? अभी बच्चों आगे चल के मैं आपको बताऊँ। ठीक है। कह रहे सर आपके पास ऐसा लगता है कि किसी इंसान के पास चोरी का सामान है, तो उसको भी पुलिस उठा लेगी। हाँ, पुलिस सीधा उठा लेगी, पुलिस कहेगी चोरी का सामान तेरे पास क्या कर रहा है? कोई भी इंसान क्या करता है, जो लॉफुल कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, भई जेल में बंद है और वो भाग रहा है जेल से जोल तोड़कर, तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, वारंट की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। कह रहा या तो फिर कोई ऐसा इंसान है जो आर्म्ड फोर्सेस में दगा करके आया है, देशद्रोह वाला पंगा करके आया है। ठीक है। कह रहा सर इसके अलावा पुलिस को अगर कहीं पर शक होता है कि कोई भी इंसान ऐसा क्राइम कर रहा है या तो कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया के बाहर क्राइम करके आया और अभी इंडिया में हमारे को दिख रहा है, तो पुलिस देखती है यार अच्छा, अच्छा, यही है वो, यही है वो। ओके, तो पुलिस पकड़ लेगी, बिना वारंट के। हाँ। कह रहा सर या तो अभी आप देखो अगर कोई बंदा बेटा दिल्ली से क्राइम करके भागा, ठीक है? दिल्ली से क्राइम करके भागा और यहाँ से जाके बिहार में कहीं छुप जाता है, ओके?
अब यहाँ से दिल्ली की पुलिस बिहार जाएगी, तो बिहार जाके क्या अरेस्ट वारंट लेगी पहले? नहीं सर, अरेस्ट वारंट नहीं ले पाएगी। तो बस बिना वारंट के जाओ और जाके अरेस्ट कर लो। कह रहा ठीक है। अब पर कभी भी अगर हम सेक्शन नंबर 41 की बात करें, सेक्शन नंबर 41 की बात करें, कोई भी इंसान अगर अरेस्ट करने के लिए जाएगा, तो आपके साथ-साथ, इसके साथ-साथ कुछ सेफगार्ड जिसको अरेस्ट करेंगे, जिसको अरेस्ट करेंगे, जिसको अरेस्ट करना है। जैसे कई लोग क्या पागल बना देते हैं यार, कहते हैं वो तेरे पे तो केस चल रहा है, तेरे को पता नहीं है। मैंने कहा ओ भाई ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी इंसान के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार फ्रॉड का मामला है, ठीक है? आपको अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बेटा। पर अगर अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर आपको लगता है कि उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा-सीधा सामने वाले बंदे को नोटिस इश्यू करके बोल दो कि भाई साहब आ जाओ। नोटिस अंडर सेक्शन 41 टू अपीयर बिफोर हिम। ओके, ओके, कह रहा हाँ, कह रहा सर अरेस्ट करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैंने कहा जैसे? कह रहा सर अरेस्ट करते टाइम फॉर एग्जांपल बच्चों आपने देखा होगा कि दृश्यम मूवी के अंदर विजय सालगांवकर को पुलिस पकड़ के ले जाती है। ओके, जब भी पुलिस अरेस्ट करने के लिए आती है तो उनको इंश्योर करना होता है कि उन्होंने अपना नाम वहां पर लिखा हुआ है ताकि बंदे को पता चले उनको अरेस्ट कौन करके लेकर गया है। ओके, कह रहा सर साथ ही साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया जाता है। फिल्मों की तरह नहीं होता दरवाजा तोड़ दिया दया ने और उठा कर ले गया। ऐसा नहीं होता भाई, दरवाजा तोड़ दिया और ले गया। अरेस्ट करने जाते हो तो एक विटनेस भी आपके पास चाहिए होना चाहिए और साथ ही साथ जो भी बंदा अरेस्ट होगा उसके साइन। सर विटनेस कौन होगा? उनकी फैमिली मेंबर का हो सकता है या तो कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर जो आस पड़ोस की लोकेलिटी का है। अगर किसी बच्चे ने रेड मूवी देखी है अजय देवगन की, तो ये चीजें आसानी से आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्या सर अगर कोई भी इंसान जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसकी मर्जी है भैया, वो अपनी मर्जी के जॉली एलएलबी को मिल सकता है। अब उसकी मर्जी है वो जॉली एलएलबी 1 को मिलना चाहे, 2 को मिलना चाहे। कह रहा सर तो आपकी मर्जी है। ओके, ठीक। कह रहा सर अगले फंडे पर आते हैं। अब अगर मान लो आपके पास, जैसे बहुत बार देखा होगा बच्चों ने, पुलिस वाले भैया रोक लेते हैं साइड पे, आओ बेटा आओ साइड पे लगाओ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? मैं कहा जी दिव्य मिगलान। अपना नंबर बताओ। मैंने कहा नंबर बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब यहाँ पे मैंने नंबर बताया या मैंने अपनी कोई भी डिटेल दी, पर वहाँ पर बच्चों मैंने जो डिटेल्स हैं वो कहीं न कहीं झूठी दे दी। ऑफ़िसर को लगता है कि झूठ बोल रहा है, ये नंबर इसका नहीं है। ओके, तो मेरे को भी कस्टडी में ले लिया जा सकता है। जब उनको लगता है कि आपको कस्टडी में हम उठाकर ले जा सकते हैं, तो पुलिस बेटा अरेस्ट कर लेगी। पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मेरे को अपने साथ ले जाएगी। तो पुलिस अगर कभी भी आपको रोके, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल मत करना कि झूठा-मूठा कोई भी काम कर दो, ऐसा करना सरासर गलत है। ऐसा करना सरासर गलत है बच्चों। ठीक है जी, आगे चलें। ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर किसी इंसान ने कोई अच्छा खासा नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, ठीक है? अब क्या होता है भाई, लोग ही आस-पड़ोस के उसको पकड़ लेते हैं कि अरे पकड़ ले इसका चोर चक्का आया बड़ा, इसने अभी यहाँ डकैती करी है। और लोग पकड़ के क्या करते हैं, हाथ साफ कर देते हैं एकदम। मेरी गाड़ी में से बैटरी चोरी हो रही है, 4-5 लोगों ने पकड़ लिया और चोर को पीट दिया। मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है। मुझे पता भी नहीं है आपको, नहीं। तो ऐसे मामले में क्या होता है, जो प्राइवेट लोग होते हैं वो खुद ही अरेस्ट कर देते हैं। ओके, कह रहे सर पर ध्यान रखना, आर्मी को सेक्शन नंबर 45 के चलते आर्मी को पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब मान लो कि पुलिस जाती है एक जगह पे, जैसे हमने सीआईडी में देखा है, क्या होता है वो दया जाता है एक जगह पे अरेस्ट करने के लिए और सामने वाला बंदा ऐसे भागने की कोशिश करता है। फिर दया क्या करता है, दया उसको पकड़ लेता है और खींच के एक थप्पड़ मारता है ना? हर एक बंदे को थप्पड़ मारता है, पता नहीं समझ नहीं आता मुझे, जैसे ही ये थप्पड़ मारता बोलना शुरू कर देता है। कह रहे सर तो अगर कभी भी, है ना, कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है, अरेस्ट हाउ मेड, अगर ज़रूरत पड़ेगी, ऑल नेसेसरी मीन्स, ज़रूरत पड़े फ़ोर्स का इस्तेमाल कर लो। और अगर कभी भी कोई भी फीमेल ऑफिसर है, तो पुलिस ऑफिसर को बोला गया है कि भाई साहब आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज़
आप किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं करोगे। अरेस्ट करने के लिए आपके पास एक फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर आपके पास एक और काम करना है, अगर जिसको भी आपने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करते ही जिसको भी बंदे को अरेस्ट किया, पर्सन अरेस्टेड, इसको फटाफट से नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए। मैंने कहा ओके। कह रहा सर अब 2 तरीके होंगे, या तो आपने जब अरेस्ट किया, ठीक है, आपने यहां पर फॉरवर्ड करना है विदाउट अननेसेसरी डिले। मैंने कहा ये तो ठीक है यार। कह रहा अच्छा अगर सर आपने कभी भी अरेस्ट किया, विद इन 24 आवर्स आप मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओगे, और विद इन 24 आवर्स, और मजिस्ट्रेट जो हैं वो ऐसा जरूर कह सकते हैं कि इसको डिटेन कर लो ओवर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, और इसको चलते चलते 15 दिन से लेकर 60 डेज तक के लिए डिटेन करने के लिए आपको कह सकते हैं। मैंने कहा ओके। कह रहा सर ये तब का है जब आपके पास वारंट वाला केस है। पर बच्चों अगर यही काम बिना वारंट के आप कर रहे हो, यानी कि विदाउट वारंट अगर आपने अरेस्ट किया है, तो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि वारंट तो भैया मजिस्ट्रेट साहब ही देंगे। जब वो वारंट दे रहे हैं उनको सिर्फ बता देना कि साहब ऐसे ऐसे अरेस्ट करके ले आया। मैंने कहा ठीक है। अब बहुत बार बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो आपने देखा है टीवी में बेल मांग रहे हैं। बेल कैसे मिलती है? ऑन हिज ओन बॉन्ड, या बेल, या तो फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट पे हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, सर बेल मांगने पर हम उसे छोड़ देते हैं। उसने बॉन्ड भर दिया, हम छोड़ देंगे। या तो मजिस्ट्रेट का ही ऑर्डर आ गया कि भाई साहब इन्हें छोड़ दो, तो भी हम इन्हें छोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है सर। अब इसके साथ ही साथ समन या वारंट। कह रहा सर समन या वारंट क्या होता है? मैंने कहा कोई भी इंसान जिसको हम कहते हैं कि भाई साहब अब आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और अ पर्टिकुलर थिंग, तो हम क्या करते हैं, यहां से आपके कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो कोर्ट की सील के साथ साथ किसी भी समय, ठीक है, एट द डे ऑफ टाइम, जब आपको उस बंदे की प्रेजेंस चाहिए, तो आप क्या करते हो, जिसको बुलाना है उस पर्टिकुलर बंदे को समन इशू कर देते हो। समन इश्यू कर देते हैं। हाँ, हम समन इश्यू कर देते हैं। कह रहा सर पर एक बात बताओ, जिस बंदे को आपने समन भेजा वो बंदा घर पे ही नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहा आपके उनके घर पे कोई तो बड़ा होगा, कोई भी बड़ा मेल मेंबर या उनके फैमिली मेंबर जो साथ में रहते होंगे, उनको देके आ जाओ। कोरियर की तरह है भैया, मिंत्रा से कोरियर आता है, आप नहीं हो तो घर में कोई और ले लेगा। ठीक है। कह रहा यही कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई सोसाइटी है। मैंने कहा तो ये बैठा है ना सामने आने वाला कंपनी सेक्रेटरी, इसे दे दो। ओके, ओके। कह रहा सर ठीक है। कह रहा अगर मान लो वो घर पे नहीं मिलता, मैंने कहा तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, कि अगर आपको वो घर पे नहीं मिलता तो घर पे जाओ और घर पे उसको चिपका दो। हैं? हाँ, घर के बाहर चिपका के आ जाओ सीधे तरीके से। ठीक है। अगर किसी सरकारी ऑफिसर को भेजना है तो उनके हेड ऑफिस पर जहां वो काम करते हैं। अगर आपने कभी भी जो विटनेस है वहां पर आप भेज रहे हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस से विटनेस को भी भेज सकते हो, कहां पर, जहां वो रहता है, रिजाइड और वर्क्स फॉर गेन। ठीक है। ओके। कह रहा सर साथ ही साथ समन टू प्रोड्यूस का मतलब, जहां पर आप क्या कर रहे हो, समन इशू कर रहे हो, यानी कि आपका कोई भी इंसान। कह रहा सर आपको सीधी सी बात है, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट मांग लिया या सामने वाले से कोई चीज मांग ली तो उसे लेकर आनी पड़ेगी, अगर समन मिल गया। जरूरी नहीं है कि मैं आपको ही बुलाऊं। मैंने कहा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, दिव्य मेघलानी सर के नोट्स हैं, लेकर आ जाना कोर्ट में। जरा हम भी तो देखें ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं ये। ओ, ऐसा भी होता है। यस। ठीक है। ओह! कह रहा सर अब कभी भी कोई भी इंसान वारंट जो होता है, वारंट ऑफ अरेस्ट, ऐसा नहीं होता है बच्चों फ़िल्मों की तरह कि कोई भी गया और जाकर अरेस्ट करके ले आया। पर आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा कि एक वो गाना था, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। देखा था ना ऐसा कुछ? यस। कह रहा सर आपका जो वारंट है दैट विल रिमेन इन फोर्स अंटिल अनलेस वो कोर्ट कैंसल कर दे। ठीक है। कह रहा अगर कोई भी वारंट इशू किया जाता है तो उस वारंट के अंदर ये बातें होनी जरूरी हैं। मैं कहा वो क्या क्या? सबसे पहले राइटिंग में होगा, जो बंदा उसे एग्जीक्यूट करने वाला है, यानी कि उसका नाम लिखा होगा, एग्जाम्पल दया का नाम लिखा होगा। ठीक है। जिसको अरेस्ट करना है उसका नाम,
ऑफेंस कि आपने क्या गड़बड़ी करी है कि हम आपको ऑफेंस कर रहे हैं, कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन और इस पर सील भी लगी होगी। ओके, ओके। कह रहा सर एक और चीज़ का ध्यान रखना जब भी एक पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया, जब भी एक पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करते ही वहाँ से ही विल टेक यू टू द कंसर्न्ड कोर्ट। कोर्ट, यस। और यहाँ से सीधा-सीधा ब्रिंग द पर्सन टू द कंसर्न्ड कोर्ट विदाउट अननेसेसरी डिले। विदाउट अननेसेसरी डिले। हाँ, कह रहा सर यहाँ पर मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर-अंदर आपको कोर्ट पर पहुँचाना ही पहुँचाना है। पर बेटा आप कहोगे सर जाम इतना है दिल्ली में तो, ऐसी गाड़ियों को वैसे कोई रोकता नहीं है। पर ओवर हियर वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड द ट्रैवलिंग टाइम। ओके, ओके, ठीक है। अब जो बच्चे मतलब ठीक है सिर्फ़ नोट से पढ़ना चाहते हो तो बेटा एक बार मैंने यहाँ पर नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हर एक जगह को समराइज़ करके एक लाइन में मैंने लिखने की कोशिश करी है, ताकि बच्चों का ज़्यादा टाइम भी ना लगे मेरे साथ। बच्चे सीधा इफ़ेक्टिव काम कर पाएँ। कह रहा सर ठीक है, अब आती है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की बारी। मैंने कहा जी बिल्कुल। कह रहा अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, जिस बंदे को हमने वारंट इश्यू कर दिया है, कह रहा सर वो बंदा तो छुप रहा है, हमारे साथ छुपन-छुपाई खेल रहा है। यानी कि अच्छे स्कूल से अगर पढ़े हो तो हाइड एंड सीक खेल रहा है, कि भाई मेरे स्कूल में तो छुपन-छुपाई होती थी। तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट उसके लिए एक प्रोक्लेमेशन इश्यू कर सकता है। ओके, कि भाई तेरे को हमने बोल दिया 30 दिन के अंदर-अंदर प्रोक्लेमेशन इश्यू कर दिया, तो वहाँ से 30 दिन के अंदर-अंदर तू हाज़िर हो जा भाई। हैं? हाँ, हाज़िर हो जा 30 दिन के अंदर-अंदर। अगर वो छुपने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा चुपचाप हाज़िर हो जा, ठीक है? अल्टीमेटली मैं करना क्या चाहता हूँ? आई वांट टू कंपेल हिज़ प्रेजेंस, ठीक है? तो मैंने प्रोक्लेमेशन इश्यू कर दिया सामने वाले को और ये बोल दिया 30 डेज़ में प्रेज़ेंट हो, मैक्स में कोर्ट के पास आ जा। दौड़ के भाग के आ जा। अब अगर ये नहीं आता है तो कह रहा सर प्रोक्लेमेशन के बाद ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट हमारा होता है बच्चों नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अगले कदम पर अब वो फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, वो अभी भी दगाबाजी खेल रहा है, ओ अभी भी छुपन छुपाई खेल रहा है, हाँ, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर दूंगा बिलोंगिंग टू प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब वो प्रोक्लेम्ड पर्सन का जो भी घर है, जो भी उसकी ज़मीन जायदाद है, उन सबको मैं ज़ब्त कर दूँगा, कि भाई कोर्ट क्यों नहीं आ रहा है तू? कोर्ट क्यों नहीं आ रहा है यार? हैं? कह रहा सर चाहता क्या हूँ? मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि बेटा वो कोर्ट आ जाए मेरे पास। मेरे को उसकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। लॉ कह रहा है कि भाई तू कोर्ट आ जा ना, तू कोर्ट क्यों नहीं आ रहा है यार जब हम तेरे को बुला रहे हैं तो? ओह! सर्च वारंट। अब आपने वो वाली फ़िल्म देखी होगी, ठुकरा के मेरा प्यार, वो क्या करता है घर घुस जाता है, अरेस्ट नहीं करता है उसको, अरेस्ट नहीं करता, पर क्या करता है घर के अंदर पता नहीं कभी सोफ़ा तोड़ रहा है, कभी अलमारी तोड़ रहा है, कभी सोफ़ा काट रहा है, देखा ना? वो क्या होता है सर्च वारंट। कह रहा ठीक है। अब सर्च वारंट कब आता है? जब आपके लिए कोई समन आया पर आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं पहुँचे, ओके, और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट को पता ही नहीं है। कह रहा सर आपके साथ में हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम एक जनरल सर्च या जनरल इंस्पेक्शन कर लें। तो कोर्ट वारंट के अंदर बता देगा कि भाई दया जाओ और जाकर उसके घर की तलाशी। क्या पता तुम्हें घर में कोई सबूत मिल जाए? ओह! तो कह रहा सर आपके पास सर्च वारंट कभी भी आता है एक प्लेस को लेकर, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी को सर्च करना है। कह रहा या तो फिर आपको लगता है जैसे हमने देखा ना बेटा छोटे-छोटे बच्चों को बाहर की स्टेट से उठाकर ले आते हैं और एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, तो पुलिस सर्च वारंट लेकर जाती है। डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जब भी उनको रीज़न टू बिलीव होता है या तो फिर अब सर्च की अगर हम लोग बात कर रहे हो रॉन्गफुली कन्फाइंड के अंदर सिर्फ रीज़न टू बिलीव भी काम करेगा। आपको लगता है वहाँ पर तो लगता है किसी को बंद कर रखा है। किसी को वहाँ पर बंद कर रखा है, ओके। और यहाँ पर इंक्वायरी वाले सिनेरियो के अंदर यानी कि सर्च ऑफ प्लेस के मामले में अब आपको इंक्वायरी के बीच में काम पड़ रहा है सर। ओह! तो लॉ कह रहा है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। मैंने कहा हम आपके साथ हैं? कह रहा है यस, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। कह रहा सर ओके।
पानी पी लेते हैं यार, रुक जाओ यार, पानी वानी पी लें यार, आप लोग भी पी लो। देखो, अब अगर बेटा ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर को कभी भी लगता है कि भाई फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो कहीं से निकल रहे हैं और उनको लगता है यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे एक केस के अंदर फायदा पहुंचा सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं? सर्च वारंट अप्लाई कर सकते हैं और अंदर जाकर छानबीन भी कर सकते हैं। ओके, ओके। कह रहा सर आपके पास कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलबीर सिंह के अंदर ये फैसला भी आया कि अगर कभी भी नॉन कंप्लायंस आपने कर दिया, सर आपने सेक्शन नंबर 100 या सेक्शन नंबर 165 की बात नहीं मानी, तो कह रहा सर तो ये इर्रेगुलरिटी हो जाएगी सर। अगर आपका केस कुछ बातों पर डिपेंड करता है और आपने उन बातों को फुलफिल नहीं किया तो ये इर्रेगुलरिटी हो जाएगी सर। लॉ को फुलफिल करके रखना सर, लॉ की बात को समझ के रखना और अपने आप को ज़्यादा चौधरी मत समझना। मैंने कहा मैं तो वैसे ही नहीं समझता हूँ चौधरी। कह रहा ठीक है। कह रहा सर आपने ये वाली बातें तो सारी बच्चों को पढ़ा दी होंगी कि पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएँगे, मजिस्ट्रेट 15 दिन के लिए डिटेन करने के लिए कह सकते हैं। राइट, राइट, राइट सर ये तो हो गया, ठीक है। जब बेटा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, तो भी पुलिस ऑफिसर को क्या करना होता है? पुलिस ऑफिसर जब भंवर उठे, जब भंवर उठे, जब आवे सिंघम। पुलिस ऑफिसर को एक रिपोर्ट बनानी होती है और ये रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी होती है। ओके। रिपोर्ट और इसके साथ ही साथ अब मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, वो पूरे तरीके से देखेंगे क्या काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये सारी बातें। कह रहा है सर इसके साथ-साथ आता है समरी ट्रायल। मैंने कहा समरी ट्रायल का मतलब कह रहा है जैसे छोटे-मोटे जो काम हैं उसको फटाफट, फटाफट निपटाना है सर। मैं कहा फटाफट? कह रहा है यस। कह रहा है स्पीडी ट्रायल बाय डिस्पोजिंग ऑफ विद फॉर्मेलिटी। कह रहा सर जब आपको चीज़ों को निपटाना है और आप बिना बात के फालतू के चक्कर में नहीं फँसना चाहते। कह रहा हाँ। कह रहा सर जनरली बहुत टाइम लगता है। कह रहा ओके। कह रहा सर तो अब आप क्या कर रहे हो? ऐसे केसेस जहाँ पर मैक्सिमम सज़ा जो है वो कितनी है 2 इयर्स की। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, हमने ये बोला भाई साहब जैसे एक दुकान पर आप जाओ, एक बच्चे ने कहा ये पूरी दिव्य मिगलानी सर की बुक है, इसका प्रिंट आउट निकाल दो। दूसरा बच्चा आता है मेरा आधार कार्ड फोटोकॉपी कर दो, तो हम किसको पहले करके देंगे? सर आधार कार्ड वाले को, तो बस छोटे-मोटे केसेस को पहले ही निपटा देंगे ना बेटा। ठीक है। अब कौन से ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जहां पर मैक्सिमम जो सजा है वो कितनी है 2 साल की है। कह रहा सर जहां पर आपने चोरी करी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 2,000 रुपए है। या तो आपने कोई चोरी की चीज को रिसीव कर लिया मैक्सिमम कितने की है 2,000 की है। आपने चोरी नहीं करी, जैसे अगर मेरी बाइक से मैं किसी को पेट्रोल चुराते हुए पकड़ लेता हूं तो वो बंदा चोरी नहीं कर रहा था बल्कि चोरी करने वाले की मदद कर रहा था। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना पेट्रोल चोरी कर रहा था बाइक से 1,000 रुपए का, तो कितना हुआ समरी ट्रायल में आ जाएगा। कह रहा सर इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मैं कहा यस आओ कर लें। सेक्शन 454 456 आईपीसी है, ये नहीं बता रहा है। मैं कहा नहीं यार ये क्यों नहीं बताया इसने, डिटेल क्यों नहीं बताई? कोई नहीं मैं बताता हूँ। दूसरे के घर में घुस जाना बिना परमिशन के यानी कि लर्किंग या ट्रेस पासिंग की अगर मैं बात करता हूं वो चीजें यहां पर आती हैं। कह रहा सर जब आपने इंसल्ट करी सामने वाले की और जिससे पंगे होने के चांस है सर, दंगा हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपने कोई भी फॉरगोइंग ऑफेंसेस के बारे में बात करी, या तो आपने उन्हें अटेम्प्ट कर दिया या तो सीधा अटेम्प्ट करा फेल हो गए या तो सीधा सक्सेसफुल हो गए। कह रहा या तो फिर आपके पास कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर कोई भी कंप्लेंट आपको लेकर आ गई, तो ये सारी चीजें समरी ट्रायल में देखी जाती हैं। आओ बच्चों एक बार ये जरूर देखते हैं कि हमने अब क्या क्या कर लिया। क्या क्या कर लिया? यस। अरेस्ट विदाउट वारंट सेक्शन नंबर 41। बहुत ज्यादा जरूरी है ना ये सब चीजों को साथ में लेकर चलना। अगर आप फटाफट आगे ले गए। हाँ। अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट सर सेक्शन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये तो बेटा बहुत बार देखने को मिला है। ये हमारे पास दिसंबर 2019, जून 2022, जून 2023, इसके साथ ही साथ ये सारी बातें वहां पर आती हैं। ओके। सर कितने कितने नंबर? चार 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 नंबर, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स। इसके साथ ही साथ बेटा अगर मैं और आगे लेकर आप लोगों को आ जाऊं, तो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन नहीं, नहीं, नहीं। इसके अलावा कि आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक है। वारंट ऑफ अरेस्ट को लेकर एक क्वेश्चन कि वारंट ऑफ अरेस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जून 2021 फॉर 4 मार्क्स।
ओह! 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 अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और बात करता हूँ, व्हेन अ वारंट रिमेन्स अनएक्ज़िक्यूटेड, तो आप और आगे जाते हो प्रोक्लेमेशन और उसके ऊपर वारंट रिमेन्स अनएक्ज़िक्यूटेड जब आप गए और बंदा आपको नहीं मिल रहा, दिसंबर 2022 एंड 4 मंथ। मैं कहा ठीक है यार, ठीक है, येस। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ समरी ट्रायल जो आपने बच्चों अभी-अभी मेरे साथ कवर किया बेटा, समरी ट्रायल, तो ये समरी ट्रायल आता है जून 2023 प्लस दिसंबर 2018, दिस विल बी देयर फॉर 4 मार्क्स ईच। कह रहा सर ओह! ये तो बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही बढ़िया चलता रहना चाहिए भाई और बच्चों को बिंदास तरीके से मज़ा आता रहना चाहिए। कह रहा अब आता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि यार ले देकर बात को खत्म करो सर। हम एक बच्चे हैं, गरीब हैं, एकदम शरीफ बच्चे हैं सर, बात को खत्म करो। सेटलमेंट के अंदर क्या होता है जहां पर आपके साथ ऑफेंस तो हो गया पर आप कहते हो कि सर मेरे को माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। ओके, जैसे आपने कभी गाड़ी से किसी को बाइक से टक्कर मार दी तो क्या करते हो बेटा? सर हम लोग तो बड़ा सिंपल सा काम करते हैं कि उस बंदे को पैसे देकर बात को खत्म कर लेते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कह रहा जब आप केस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो और कोर्ट के अंदर आप कहते हो यार आउट ऑफ कोर्ट मुझसे सेटलमेंट कर ले, तो कंपाउंडिंग पिक्चर में आती है। अगर पेपर में वर्ड दिखे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो इस पर लेकर आना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यस। अच्छा, अब ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट तो यहां पर आएगा। अब अगर आपने किसी इंसान को कभी भी चोट पहुंचा दी तो बस ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो जिसको चोट पहुंचाई उससे कंपाउंडिंग करवाओगे। किसी बंदे को धक्का दे दिया आपने, चोट लग गई उसको, तो जिसको चोट लगी, कह रहे सर कोई भी थेफ्ट बाय क्लर्क सर्वेंट ऑफ द प्रॉपर्टी तो मालिक के पास जाओगे, उससे माफी मांगोगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो अगेन जो ओनर है जिसका भरोसा आपने तोड़ा, चीटिंग कर दिया आपने, चीटिंग की वजह से सामने वाले को लॉस हो गया, तो वो इंसान जिसके साथ आपने चीटिंग करी है, चीटिंग एंड जिस बंदे को जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि झूठ बोलकर आपने कोई प्रॉपर्टी दिलवा दी, तो जिसके साथ चीटिंग हुई है वो बंदा आपको कंपाउंडिंग करेगा। ओके, कह रहा सर इसके साथ साथ अब बात आती है बेल की। बेल वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। बेल का मतलब क्या होता है? अब जो हमारे पास एक सलमान भाई है, सलमान भाई क्या है बच्चों, बेल पे हैं। बेल का मतलब क्या है कि आपको जेल से बाहर निकाल दिया और प्राइवेट लोगों की कस्टडी में हम आपको लेकर आ गए, रिलीज द एक्यूज फ्रॉम द कस्टडी, और उनको प्राइवेट कस्टडी ऑफ पर्संस में लेकर आ गए। जो कहां पर ले गए हम लोग? जेल से निकाला हमने उनको, जेल से निकालो और जेल से निकालकर यहाँ पे प्राइवेट पर्सन की श्योर यानी कि प्राइवेट पर्सन के पास ले आओ। मैंने कहा ओके, यानी कि श्योरिटीज के पास ले आओ। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ। अब ये श्योरिटी क्या कहता है? श्योरिटी कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे मालिक, जज साहब, जब आप बोलोगे मैं तब इन भाई साहब को लेकर आपके सामने पेश हो जाऊंगा, ऐसा कुछ श्योरिटी कहता है। रेगुलर बेल तब मिलती है जब ऑफेंस हो गया, इंटरिम बेल जब आपका केस चल रहा है, और एंटीसिपेटरी बेल जब आपको लगता है आप अरेस्ट हो सकते हो, यानी कि एडवांस में बेल जब आपको लगता है कि भाई ये बंदा तो अरेस्ट हो सकता है, तो वो क्या करता है बेटा, वो एडवांस में ही बेल लेकर आ जाता है, एडवांस में ले आता है सर। हाँ, हाँ। अब आपको बेल अगर जब कभी भी मिलती है तो बेल कब मिलती है सर? बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। ओके, कह रहा सर आपके पास अगर कोई भी इंसान को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको सीधा सीधा कोर्ट ले जाते हैं, तो कह रहा सर बेल मिल सकती है। ओके, ठीक है। कह रहा सर अब वो बंदा कहता है जी ना मेरे पास श्योरिटी है ना मेरे पास बॉन्ड है, मैं तो गरीब आदमी, मेरे को छुड़वाने कौन आएगा? ओ, ओ, कह रहा सर ठीक है, अगर कोई भी इंसान कंडीशंस ऑफ बेल बॉन्ड को कह रहा सर फुलफिल नहीं कर पाता है, तो कोर्ट आपको मना कर देगा कि मैं तेरे को बेल नहीं दे रहा। भाई किसी को तो बुला कर ला, कोई तो आके तेरी गारंटी दे, कोई तो तेरे बेल पेपर पे साइन करे, तभी तो मैं तेरी बात मानूंगा यार, वरना मैं तेरी बात क्यों मानूं? मैं तेरी बात क्यों मानूं, मुझे बता दे ये। कह रहा हाँ, कह रहा सर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी निकल कर आते हैं। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के मामले के अंदर कोई भी इंसान अगर है, कह रहा सर तो ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, पर इतना ध्यान रखना कि आपके जो ऑफेंसेस हैं वो पनिशेबल विद डेथ, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ना हो।
कह रहा साथ ही साथ अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को छोड़ रहे हो बेल पर, तो ध्यान रखना, अगर आज छोड़ रहे हो तो ध्यान रखना आज से पहले कभी वो ऐसे ऑफेंसेस के अंदर पहले जेल ना आया हो। 2 या 2 से ज़्यादा बार वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के चलते आपकी जेल में ना आया हो, और देखो 1 बार ऐसे मामले में ना आया हो और 2 बार ये वाले में ना आया हो। सर 1 बार मतलब जब आपने ऑफेंस किया, ऑफेंस डेथ वाला, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाला या इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 इयर्स और मोर वाला है, ठीक है? कह रहा सर या तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा बार, 2 बार और मोर। जब इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स और मोर है बट लेस देन 7 इयर्स है, 3 टू 7 इयर्स का मामला है तो 2 या 2 से ज़्यादा बार ना आया हो, और अगर ऊपर वाला मामला है ये वाला तो 1 बार से ज़्यादा ना आया हो, लॉ कहता है फिर बेल नहीं मिलेगी। मैं कहा नहीं, कहता ना। कह रहा पर सर ऐसा ज़रूर है अगर कोई इंसान बीमार है, कोई लेडीज़ है, कोई बीमार बंदा है, कोई 16 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो बेल मैं आपको दे सकता हूँ। एक बार बेल दे दी गई तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यार सर बेल देने के बाद बेल कैंसल भी हो सकती है। ओके, ठीक है। यार सर ओके, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही साथ छोटा-सा ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो बच्चों, अब सिंपल सा फंडा एक और निकल कर आता है कि बेल को हम कैंसल भी कर सकते हैं, और आपको भाई पकड़ के कोई भी अगर सत्तू यानी कि सतेंद्र के पास ले जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब के पास, हम ये बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस आता है तो सर आपको क्या करना होता है ना, एविडेंस लेना होता है, तारीख निकालनी होती है, और अल्टीमेटली आपको सीधा-सीधा सर 60 डेज़ के अंदर-अंदर ट्रायल को कंक्लूड करना होता है बच्चों। अगर ये ट्रायल को कंक्लूड नहीं किया गया और केस जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास है, तो अब क्या होने वाला है? कह रहा सर अब क्या करेंगे? मैंने कहा सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे बंदे को अगर आपने 60 डेज़ में ट्रायल नहीं कंक्लूड करा तो ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि सर आपको उसे बेल प्रोवाइड करनी होगी। आप उस बंदे को बेल पर छुट्टी दे दोगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। कह रहा सर अब मान लो कंक्लूजन हो गया आपके ट्रायल का, पूरे तरीके से भाई इधर से जॉली एलएलबी लगा हुआ है, इधर से पता नहीं दूसरा लॉयर लगा हुआ है, धड़ाधड़ तरीके से एकदम बहसबाजी चल रही है ना? बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से बहसबाजी चल रही है और सारे के सारे बंदे बीच में लगे हुए हैं, ये ऐसे जी, वो ऐसे, जज साहब है, ये है, वो है। अब कोर्ट को ये लगता है कि कहीं न कहीं एक्यूज्ड इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। कोर्ट को लगता है यार जिस हिसाब से मेरे पास एविडेंसेस आ रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे को बातें देखने को मिल रही हैं, मुझे नहीं लगता इस बंदे ने कोई क्राइम करा होगा। तो इट शैल रिलीज़ द एक्यूज्ड, यानी कि फिर से क्या होने वाला है, एक्यूज्ड को हम बेल प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ओके। कह रहा है सर अब बहुत बार क्या होता है कि आपकी बेल अगर मना कर दी जाती है, आप क्या करते हो? अपील करते हो। अब बहुत बार ऐसा भी होगा कि एक्यूज़ जो होगा वो आगे जाकर अपील करना चाहेगा। घर में छोटे भाई-बहन की लड़ाई हो जाती है, तो बच्चा आते ही अपनी मम्मी को कंप्लेंट करता है, "मम्मी इसने मेरे को मारा।" तो अब क्या होता है, क्या सर जब भी आप एक हायर अथॉरिटी पे जाते हो, एक नई एपेलेट कोर्ट पे जाते हो, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको बॉन्ड भी एग्ज़ीक्यूट करने होते हैं और आपको श्योरिटीज़ भी चाहिए होते हैं, ताकि आप एक हायर कोर्ट पे जा सको। ठीक है। कह रहा सर अब यहाँ पर आपको ऐसा लगता है, कह रहा ओके, ओके, ओके। कह रहा अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, ये जो बॉन्ड जो भी आपने भर दिए, इन बॉन्ड्स की वैलिडिटी होती है। दे हैव अ वैलिडिटी फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने की वैलिडिटी आपकी यहाँ पर रहती है। इसके साथ ही साथ कह रहा सर एंटीसिपेटरी एंटी की बेल, कह रहा सर एंटीसिपेटरी बेल जो यहाँ पर निकल कर आती है, अगर कोई भी एक इंसान ऐसा है जिसको कहीं न कहीं जो एक्यूज़ है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, और यहाँ पर बात आती है नॉन बेलेबल ऑफेंस को लेकर। और इसको लगता है यार नॉन बेलेबल है, कल को कभी भी ऐसा हो सकता है कि पुलिस आकर मुझे भाई हो आएगी और पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। तो ये एक्यूज़ टाइम से पहले ही हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के में जाकर अप्लाई कर सकता है कि सर कल को मेरे को अरेस्ट करके मत आना। यानी कि बच्चों आप आज ही के ही टाइम पर अप्लाई कर सकते हो किसके लिए? एंटीसिपेटरी बेल के लिए। अब ये एंटीसिपेटरी बेल, यस एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है ऐसी बेल जो आप एडवांस में ही ले लेते हो। पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं।
यार सर, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, जब भी आपको बुलाया जाएगा, पुलिस आपको बुलाएगी, तब आपको खुद को अवेलेबल करना है। जब-जब पुलिस बुलाएगी, तब तक आपको पहुँच जाना है। कह रहा दूसरी बात, कह रहा किसी भी इंसान को जिसके पास लगता है कि फैक्ट्स हैं केस के, उसको आप बिल्कुल भी डराओगे, धमकाओगे नहीं। ठीक है? कह रहा किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी भी तरीके से आप ना थ्रेट करके, ना कोई झूठा प्रॉमिस करके, किसी भी इंसान के साथ सर छेड़खानी नहीं करनी। आसान शब्दों में उसकी बातों को घुमाने-फिराने की और इन्वेस्टिगेशन को गलत जगह पर लेकर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते बिना परमिशन ऑफ कोर्ट के। पहले आपको कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं कहा लो जी, ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। कह रहा सर, अब कई लोग होते हैं जो गलती एक बार करते हैं जीवन में, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बार-बार, बार-बार, बार-बार रेन सुप्रीम की तरह गलतियाँ करते ही रहते हैं। क्या अब आपने ये टर्म तो कंपनीज एक्ट में भी देखी है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कह रहा सर, ऐसा ऑफेंस व्हिच इज हैपनिंग एंड कंटिन्यूइंग अगेन एंड अगेन, तो वो क्या होता है? कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। मैं कहा ठीक है। कह रहा सर, एक बार ऑफेंस हो गया, एक बार सामने वाले को इंजरी हो गई। अब भाई साहब मेरा पड़ोसी है, वो कभी-कभी मेरे घर के आगे गाड़ी लगा जाता है, तो बेटा एक बार ऑफेंस हो गया तो हो गया। पर अगर वो ये काम रोज ही करने लग जाएगा, तो यानी कि कोई भी एक ऐसा ऑफेंस जिसको लेकर रोज ही आपको एक कंटीन्यूअस पर्पस पे आपको एक कंटीन्यूअस बेसिस पर आपको इंजरी अगर हो रही है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? हम उस डूअर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। सबसे पहला फंडा क्या है? कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ इंजरी। ओके, ठीक है। क्या सर, तो ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस रॉन्ग होगा अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ इंजरी देखने को मिलती है। ओके, ठीक है। कह रहा सर, अच्छा एक और फंडे की बात को समझते हैं। कह रहा एक बार आपने ऑफेंस किया। मैंने कहा हाँ। कह रहा एक बार अगर आपने ऑफेंस कर दिया तो सर सबसे पहली बात इस बात को समझो। कह रहा आपने पहली बार ऑफेंस किया और वहीं पर बात खत्म हो गई तो समझ में आता है। कह रहा पर कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस के अंदर आप हर बार एक नया ऑफेंस कर रहे हो। आप हर बार जब भी आपने बेटा एक नॉर्मल नॉर्मल तरीके से अगर आप एक ऑफेंस करते हो, आपने एक बार रेड लाइट जंप करी, दैट्स इट, बात खत्म हो गई ना यार। बात खत्म हो गई। कोई भी ऑफेंस एक एक्ट या ओमिशन को लेकर आता है। ठीक है सर। कह रहा बट अगर मैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस की बात करूं, तो आपके पास जो भी या एक्ट या ऑफेंस होता है वो एक बार वाला फंडा नहीं है। दस द इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्टिन्यूअंस ऑफ ऑफेंस विच इज एब्सेंट इन अ नॉर्मल प्लेस। कह रहा सर यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, पर यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से आप ऑफेंस करते जा रहे हो और सामने वाले को नुकसान बच्चों पहुंचता जा रहा है। कह रहा अब आता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो तरीके से है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस तरीके से आप सबके पास अपने अपने फोन है, तो ये क्या है बच्चों? ये होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब है आपका मेरा घर भी ले लो, मेरी जमीन भी ले लो, है ना? तो ये क्या होता है? जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है। सबसे पहला फंडा आता है थेफ्ट का। जैसे अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं बच्चों, तो एक बार क्या होता है, मैं ऐसे जा रहा था, मैं और भाई लड़के अक्सर शाम को घूमने निकल जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त आराम से घूम रहे हैं, इतने में क्या देखता हूँ कि सामने एक बंदा आता है, यूं ऐसे-ऐसे बाइक चलाने वाला, और एक लड़की फ़ोन पे बात कर रही थी, उसका फ़ोन छीनकर भाग जाता है। ओह! तो सर फिर वो लड़की का फ़ोन छीन के भाग गया, आपने कुछ किया नहीं, क्या करता मैं? क्या करता मैं? मैं पैदल था, वो बाइक पे था, तुम्हें क्या लग रहा है ये फ़िल्म चल रही है, मैं अपने यहाँ से पत्थर उठा के मारूँगा और वो उस बाइक वाले को लग जाएगा। इस बात की गारंटी है, किसी और को लग गया वो मेरे को मारेगा यार। बेटा देख, सीधी-सी बात है, अपन अपने काम-धंधे से काम-धंधा रखते हैं, बिना बात के हीरो नहीं बनते किसी की ज़िंदगी में जाके। सर बन लिए होते ना हीरो, आज गर्लफ्रेंड होती है आपकी। अच्छा ठीक है, ठीक है। दूर रहो बेटा, दूर रहो, पास हो जाओ, तब कर लेना ये सब। आप तो पास हो गए हो, इसलिए कह रहा हूँ तुम पास हो जाओ, फिर करके देख लेना, कुछ नहीं रखा इन सब में। दूसरी बात, अब बेटा देखो, जब वो फ़ोन पे बात करती हुई जैसे हेलो बेबी तुमने खाना खा लिया? ऐसे कर रही थी। अब इतने में ही फ़ोन चोरी हो गया। तो उस बंदे ने ईमानदारी से फ़ोन लिया क्या? सर नहीं, डिसऑनेस्टली उसने प्रॉपर्टी ले ली सामने वाले की। मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली। बाइक जब चोरी होती है, घर कभी चोरी नहीं होता बेटा। बाइक, घड़ी, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, ये सब चोरी होते हैं। ओके। सर जब वो अपनी फ़ोन पे बात कर रही थी, बेबी तुमने खाना खा लिया? इतने में ही फ़ोन चोरी हो गया। उस लड़की की बिना कंसेंट के और चोर ने फ़ोन चोरी कर लिया। प्रॉपर्टी शुड मूव प्रॉपर्टी मूव ऑन हो गई, उस लड़की के हाथ में था, फ़ोन ऐसे बोल रही थी,
बेबी तुमने खाना खा लिया? हाँ, हाँ, आई एम मिसिंग यू इतने में गया फ़ोन। यानी कि उसकी परमिशन के बिना सामने वाला बंदा उसका फ़ोन लेकर छू मंतर हो गया गायब। कह रहा हाँ, कह रहा सर अब ऐसे ही अगर मान लो कभी भी किसी के घर में चोरी हो जाए, कोई क्लर्क या सर्वेंट जो आपका है वो चोरी कर ले और साथ ही साथ चोरी तो हो गई है पर चोरी के साथ-साथ थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर डेथ या ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व्ड हो जाती हैं। ओके, कह रहा सर अगर मान लो किसी बंदे ने चोरी करी घर के अंदर, तो 7 इयर्स एंड फाइन। फाइन कितना? पता नहीं। कह रहा सर यहाँ पर क्लर्क या सर्वेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी उसके पास अपने मालिक की प्रॉपर्टी है, चोरी करके भाग जाता है। अगेन बच्चों 7 इयर्स एंड फाइन। ठीक है। चोरी के साथ-साथ सामने वाले बंदे की डेथ भी हो जाती है। कह रहा सर 10 इयर्स एंड फाइन। ओके। चोरी के साथ-साथ कहीं न कहीं बट जो प्रिपरेशन है वो डेथ की करी थी, हर्ट की करी थी। अब आपने कहा भई हम तो चोरी करने के लिए जाएँगे, चोरी करने के साथ-साथ बीच में अगर कोई आ गया, तो दिया मुक्का दिया लात चोरी-चकारी कर ली अपनी। दिया मुक्का दिया लात चोरी-चकारी जिंदाबाद। क्या सर अब दूसरा फंडा एक और निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं बच्चों एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के अंदर क्या होता है सामने वाले बंदे को आप ऐसे घूर के देखते हो। अब चोर क्या करता है चोर तो नजरों के पीछे चुपचाप काम करके चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे वो लड़की फोन पे बात कर रही है हेलो बेबी तुमने खाना खा लिया। अच्छा मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। ऐसे वो फ़ोन पे बात कर रही थी तो लड़का आया एकदम फ़ोन छीन के ज़ाएँ गायब हो गया। अब ये क्या हुआ बच्चों इसे कहते हैं बेटा थेफ्ट। एक्सटॉर्शन क्या होता है? एक्सटॉर्शन के अंदर आप सामने वाले बंदे को एकदम ऐसे दिखाते हो कि चुपचाप जैसे अब मान लो कहीं पर मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने एक बंदा ऐसे चाकू निकाल देता है। अब मुझे लगता है ये मुझे चाकू मार देगा, तो मैं डर के मारे क्या करूँगा मैं ले मेरा फ़ोन ले ले, मेरा फ़ोन ले ले। मैं अपना फ़ोन उसे दे दूँगा यार। इसे कहते हैं एक्सटॉर्शन। तो बाय दैट फियर ऑफ इंजरी डिसऑनेस्टली आपको अपना कोई भी प्रॉपर्टी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी उस बंदे को डिलीवर कर देते हो सर सामने वाले को। मैंने कहा हाँ, हाँ, यस। तो कह रहा सर देखो जब आपने ऐसे सामने वाले बंदे को इंजरी की धमकी देकर आपने करा कुछ नहीं आपने सिर्फ चाकू दिखाया सामने वाले ने सब आपको दे दिया 2 इयर्स और फाइन और बोथ। मैंने कहा अच्छा। कह रहा सर इसके साथ-साथ आपने एक्सटॉर्शन के साथ-साथ सामने वाले को कहीं न कहीं मारने की धमकी दे दी। ओके। पहले आपने बोला ऐसे देखा कि आप मारोगे, दूसरे वाले ने बोला ये तो जान से मार देगा भाई, ये तो बहुत तेज दिक्कत हो जाएगी मेरे को। 10 इयर्स और फाइन और बोथ और फाइन और बोथ। ठीक है। कह रहा सर अब सामने वाले बंदे को डेथ या ग्रीवांस हर्ट का कहीं न कहीं फ़ियर देकर आपने एक्सटॉर्शन कर लिया तो 7 इयर्स और इसके साथ-साथ अगेन अगले वाले में फिर 10 इयर्स और फिर अगले वाले में फिर 10 इयर्स। 3 केसेस आपके पास 10 इयर्स वाले हैं और 2 केसेस 7 इयर्स वाले हैं। मैं कहा ओके। कह रहा सर इसके साथ-साथ एक काम और करो, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस बता दो, बता देता हूँ। अगर देखो यहाँ पर एक केस आया जदुनानंद सिंह वर्सेस एम्परर 1941 का बहुत ही नया केस एकदम ताजा। कह रहा एक्यूज जब बाकी लोगों के साथ दो बंदों को असॉल्ट करता है जोर जबरदस्ती से उनका ब्लैंक पेपर पर उनके अंगूठे के निशान ले लेता है। ओके। ठीक है। कह रहा सर अब यहां पर ये क्या है कह रहा सर एक्सटॉर्शन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। कह रहा जहां पर आपने क्या करा कहीं ना कहीं एक्यूज ने दो लोगों के साथ मिलकर जोर जबरदस्ती से थंब इंप्रेशन ले लिया ब्लैंक पेपर पर। जोर जबरदस्ती करी हाँ। मैंने क्या बोला यहाँ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं क्या बेटा हम कहीं पे? नहीं। फियर ऑफ डेथ आ रहा है। आपने मारने मूरने की धमकी दी। हर जगह पे जहां पे हम बात कर रहे हैं थ्रेट फियर ये सब बातें आप मार नहीं रहे हो यार मार नहीं रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। कह रहे सर आपको फोर्स का इस्तेमाल करके आपने जोर जबरदस्ती से हाथ पकड़ के किसी का साइन करवा दिया। ओ तो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन इज नॉट एस्टैब्लिश। जोर नहीं लगाना है, जोर नहीं लगाना है, जोर नहीं लगाना है। कह रहा अच्छा तो एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में फ़र्क क्या है? मैंने कहा देखो भई, वैसे तो किताब में भी लिखा हुआ है एक्सटॉर्शन व्रॉन्गफुली गेटिंग द कंसेंट ऑफ द ओनर, नो प्रेजेंट ऑफ कंसेंट इन थेफ्ट। एक्सटॉर्शन के अंदर आप उसको देखते हो ऐसे घूर-घूर के देखते हो और वो अपनी मर्ज़ी से आपको सामान निकाल के दे देता है कि भाई ये तो चाकू मार देगा।
थेफ्ट के अंदर देयर इज नो कंसेंट अवेलेबल। थेफ्ट के अंदर तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो चुपचाप ऐसे खड़ा हुआ था दीवार के सहारे। वो आके मेरा फ़ोन जेब जेब काट दी यार उसने मेरी। जेब काट दी आपकी, हाँ। क्या सर आपके पास एक्सटॉर्शन के अंदर तो दोनों प्रॉपर्टी आती हैं, मूवेबल और इमूवेबल, पर थेफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को हम कवर करते हैं बच्चों। इसके साथ एक और रहा बेटा, जो मैंने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन बनवाया। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कर्जन को यूज करते हुए आप सामने वाले की कंसेंट लेते हो। यहाँ पर बिना कंसेंट के काम होता है। एक इंसान चोरी करता है और बहुत बार एक्सटॉर्शन में तो एक से ज्यादा लोग ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। एलिमेंट ऑफ फियर, चोरी के अंदर जरूरी नहीं है आपको डर लगे, पीठ पीछे भी हो सकती है, पर यहाँ एक्सटॉर्शन में तो ये काम जरूर होता है। चोरी मूवेबल चीजों की होती है, एक्सटॉर्शन दोनों में हो सकता है। एक्सटॉर्शन हमने बहुत बार देखा भी है। जयकांत छिकरे ने भी इस मूवी के अंदर, जयकांत छिकरे क्या करता था, सिंघम के गांव में घुस गया। वो एक बूढ़े से अंकल जी थे बेचारे, उनके बेटे को उठा लिया, पोते को, ए बुड्ढे साइन कर रहा है या टिपका दूं तेरे बच्चे को, ऐसा करता था ना वो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके पास एक चीज का और ध्यान रखना, एक्सटॉर्शन के अंदर ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको फोर्स देखने को मिले, ठीक है। और एग्जांपल्स ऑफ फोर्स जरूरी नहीं है कि जब चोरी हो तो आपको फोर्स देखने को मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सो रहे हो, पीछे से चोरी हो गई, क्या फोर्स लगा, कुछ भी नहीं। एक्सटोर्शन में हो सकता है कि आपको फोर्स देखने को मिले। चलो जी। अच्छा सर एक चीज बताओगे, हाँ, ये वाला जो केस है एक्सटॉर्शन नहीं है, तो फिर क्या है, दिस केस इज ऑफ क्रिमिनल असॉल्ट बच्चों, क्रिमिनल असॉल्ट, यस। चीजें अलग अलग होती हैं, टेंशन में मत आ जाना। चीजों को, क्लैरिटी को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में चीजों को क्लियर रखना बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ एंटीसिपेटरी बेल, बेलेबल ऑफेंस, ओके, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, चीटिंग, ओके। चलिए सर आगे चलते हैं। अब यहां से बच्चों पेपर में जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उनकी अकॉर्डिंगली अपनी अपनी सिचुएशन बनती रहेगी। फिलहाल अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है रॉबरी। सर रॉबरी, हाँ, रॉबरी का मतलब चोरी तो होता है, नहीं 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 नहीं। आपके पास रॉबरी कई तरीके से होती है। जब भी मैं बात करता हूं रॉबरी, रॉबरी का मतलब क्या होता है, कह रहा सर जब आप जाते हो कोई भी चोरी करने के लिए, ओके, सामने वाले बंदे की प्रॉपर्टी ले लेते हो, ठीक है, और साथ में मारने की धमकी भी देते हो या उसको मारते हो। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों थेफ्ट के साथ साथ अगर मैं ऐड कर दूंगा बेटा यहां पर अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, या तो फिर हर्ट या तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। मैं कहा ठीक है। कह रहा सर अब थेफ्ट भी रॉबरी होता है, मैंने कहा हाँ। कह रहा एक्सटॉर्शन भी रॉबरी होता है। मैंने कहा देखो सर अब एक और चीज को समझना, जब एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होता है, जब आपने वहां पर आप गए, आपने एक्सटॉर्शन किया, एक्सटॉर्शन के साथ साथ आपने सामने वाले बंदे को फियर में डाल दिया कि अब तो ये मरेगा, है अब तो ये मरा, अब तो उसको लग रहा है कि भाई साहब अब तो मैं गया, फियर ऑफ डेथ। ध्यान रखना ऊपर वाले में अटेम्प्ट करा, यहां सिर्फ और सिर्फ ऐसी धमकी दी कि अब तो तू मरा, अब तो तू मरा, जयकांत चिकरे आली रे आली, आला आली रे आली, आली रे आली, अब तो तू उड्डे गया, है ना, गोली दिखा दी उसको, सिर पे बंदूक लगा दी उसके। तो ये सब क्या हो रहा है, जहां पर फियर ऑफ डेथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, और ये फियर के चलते सामने वाला पर्सन विल डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ये सामान आपको डिलीवर कर देता है, ओके। कह रहा सर अगर कोई रॉबरी करता पकड़ा गया, मैंने कहा तो कोई बात नहीं यार, 10 years एंड फाइन, ठीक है। कह रहा सर अब यही काम आपने बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, अगर ये काम रात को किया तो सजा जो है 14 years हो सकती है, 14 years एंड फाइन हो, सुना है ना। जैसे कोई हाईवे पे जा रहा होता है तो बेटा हाईवे पे जाने वाले लोगों की गाड़ी पे फ्रंट वाली जो विंड स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर अंडा फेंक देते हैं लोग,
हाँ, और हम हड़बड़ी में क्या करते हैं, वाइपर चला देते हैं। जब पानी से वाइपर चला देते हो, तो वो अंडा शीशे पर फैल जाता है और आपको कुछ नहीं दिखता, है? वो कुछ नहीं दिखता। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार का किस्सा सुनाऊँ? मैं आ रहा था, मैंने क्या देखा, एक इंसान ने ऐसे मैं फ्लाईओवर से मैं आ रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा एक दोस्त साथ में बैठा हुआ है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है और ऐसे गाड़ी नीचे फ्लाईओवर से आ रही है। एक बंदे ने आके बीचों-बीच एकदम हवा में ऐसे चद्दर उछाल दी। चद्दर उछाल दी, हाँ, उसने हवा में आके चद्दर उछाल दी। अब उसे अगर उसका अंदाज़ा सही होता, पर अपन तो दिमाग वाले हैं, कंप्यूटर सेक्रेटरी हैं। मैंने देखा हवा में चद्दर है, वो एकदम चद्दर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आ रही थी। मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही थी, है ना? मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही थी और वो चद्दर धीरे-धीरे नीचे आ रही थी। मैंने अपनी गाड़ी को लेफ्ट में टर्न कर लिया, मैंने कहा, "गिल्ले चद्दर नीचे आ जा।" वो चद्दर नीचे आ गई, मैं लेफ्ट से निकल गया। मैं कहा, "ले, ले, ले।" आया बड़ा चोर। कह रहा, "सर देखो, अब एक होता है पनिशमेंट फॉर रॉबरी, जहाँ पर रॉबरी हो गई और एक जगह पर बंदे ने सिर्फ अटेम्प्ट किया, हाँ, अटेम्प्ट किया तो 7 इयर्स एंड फाइन। ओके, अब यहाँ पर नीचे मैं जनरली अपने यहाँ पर कमेंट्स कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कह रहा, सर इसके बाद आती है डकैती। सर रॉबरी, डकैती, थेफ्ट सब अलग-अलग तो है, सब अलग है, कन्फ्यूज़ मत हो। थेफ्ट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी का बताया, फिर ये भी बताया एक्सटॉर्शन तो सारी रॉबरी तो सारी चीज़ें थेफ्ट भी रॉबरी है, एक्सटॉर्शन भी रॉबरी है, डकैती अलग है। डकैती कैसे अलग है? बेटा जब भी यहाँ पर चोरी-चकारी होगी, कम से कम 5 लोग, जहाँ पर जैसे वो टीम होती है ना जो कमिट करने के लिए जाती है, कह रहा है, सर अटेम्प्टिंग टू कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, कह रहा है यहाँ पर कम से कम अमाउंट टू 5 और मोर पर्सन। 5 से ज्यादा बंदे अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो रॉबरी है। यानी कि लॉ ने सिंपल सा फंडा बताया कि एटलीस्ट 5 पर्सन जो कमिट करते हैं रॉबरी, या तो कमिट करें या तो अटेम्प्ट करें, या तो उन्होंने कर दिया या तो उन्होंने अटेम्प्ट करा तो पब्लिक ने पकड़ लिया और पब्लिक ने घेर घेर के मारा इनको। ओह! कह रहा, सर अगर आपने कमिट करा या उसकी मदद करी तो भी आप डकैती में इंक्लूड हो जाओगे। मदद करने वाला भी डकैती में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। कह रहा, सर आपके पास एक और चीज़ को समझना, एम्परर वर्सेस लश्कर। लश्कर ये तो आतंकवादी हैं। छोड़ो ख़ैर कोई और बंदा भी हो सकता है। 5 डकैत जिसमें से एक के पास बंदूक थी, उन्होंने एक्स के घर पे रेड मारी। ठीक है? वहाँ पे उसके बाद वो लोग भाग रहे थे और दे शॉट डाउन वन विलेजर। बाद में पता चला कि मर्डर कमिटेड बाय डकैट्स और साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी वो लेकर भाग रहे थे। कह रहा, सर तो दे आर आल्सो लायबल फॉर मर्डर, क्योंकि डकैती के साथ-साथ उन्होंने गाँव वाले को गोली मार दी। अब गाँव वाले को गोली मार दी तो मर्डर का चार्ज भी लग गया। कह रहा, हाँ। अब डकैती के लिए क्या होता है? कह रहा, सर डकैती के लिए वैसे तो सज़ा है हमारे पास। मैंने कहा, कितनी? उम्र कैद की सज़ा सर। और या तो फिर 10 इयर्स एंड फाइन। मैंने कहा, ओके, ओके। कह रहा, देखो, अब आपने कभी चोरी का सामान खरीदा? आपको पता है दिल्ली में चोर बाज़ार लगता है। चोर बाज़ार। हाँ, चोर बाज़ार लगता है। अगर कोई भी इंसान डिसऑनेस्टली स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी-चकारी वाली प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो बेटा यहाँ पर ऐसे मामले के अंदर 3 इयर्स और फाइन और बोथ। आपने या तो रिसीव करी या रिटेन करी, जिसके अंदर आपको पता है या रीज़न टू बिलीव है, आपको पता है यार ये चोरी का सामान है और आप फिर भी खरीद रहे हो। आप गूगल कर रहे हो चोर बाज़ार कहाँ है? लड़के अक्सर देखते हैं चोर बाज़ार किधर है, ढूँढने चले जाते हैं। नहीं करना है बेटा ऐसा, नहीं करना है। कह रहा, सर ठीक है। कह रहा, सर अब दूसरा आता है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने कहा, अब ये क्या होता है यार? डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। हमने एक टॉपिक मिस कर दिया क्या? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारी चीज़ें कवर हैं। मैं मिस कैसे कर सकता हूँ? कह रहा, सर अब आपको क्या होता है, कोई भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी सड़क पर मिलती है। अब आपको फ़ोन मिलता है सड़क पे, ओके। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को आप उठाते हो और आप कन्वर्ट कर लेते हो अपने ही यूज़ के अंदर। यानी कि आपने चीज़ों को उठाया और अपने यूज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 इयर्स और फाइन और बोथ। 2 इयर्स और फाइन और बोथ। कह रहा, सर दोनों काम यहाँ पर होने वाले हैं।
बस इतना ध्यान रखना कि सबसे पहली बात ये मिस एप्रोप्रिएशन हो। कोई भी इंसान अगर आपको सड़क पे जाते हुए कोई भी बेटा फ़ोन मिल जाता है, कोई भी बाइक मिल जाती है, फ़ोन मिल जाता है, फ़ोन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। आपको अल्टीमेटली उसे प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है। कभी भी इस चीज़ को अपने पल्ले मत पाल लेना, कहीं आपको ऐसा फ़ोन मिल जाए सड़क पे, आपने उठा के निकाला, अपनी सिम डाली, हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन का केस लग जाएगा और आप गिल्टी साबित हो जाएँगे। और बाद में तो सर उसके बाद तो लगे, सही से लगेंगे बेटा। सही से लगेंगे। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है जहां पर कोई भी इंसान अब आपको सड़क पे मोबाइल फोन मिला, आपने कहा अपना बना लेते हैं। अब इसके चलते जिस बंदे का वो मोबाइल फोन था, उसको तो नुकसान हो जाएगा, रॉन्गफुल लॉस और आपको रॉन्गफुल गेन। कह रहा पर ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? डिसऑनेस्टली हो रही हैं। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब यहां पर इंटेंशनल, आपको पता है चीज किसी और की है, सड़क पे मोबाइल फोन मिला है, आपने उठाकर अपनी साइड पे लगा लिया, ऐसी है। कह रहा है यस। कह रहा सर मिस एप्रोप्रिएटली इंटेंशनली आपने उसे कन्वर्ट कर लिया। ओके, ओके। कह रहा सर ठीक है। कह रहा सर आपके पास एक और केस निकल कर आता है, यहाँ पर 2-3 केसेस आते हैं वैसे, पर एक काम करते हैं, मोहम्मद अली वर्सेस स्टेट। मोहम्मद अली वर्सेस स्टेट के अंदर इस बंदे के पास क्या था, 15 बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर थे। इसके यहाँ से सीज़ कर दिए गए। ओके। कह रहा सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भाई ये बिजली की तारें जो हैं ये चोरी करी हैं, ये चोरी हुई हैं। कह रहा ठीक है। कह रहा सर आपके उसके बाद ये एप्लीकेंट कहता है जी नहीं तो मैंने तो कबाड़ी से खरीदी है। कह रहा ओके। कह रहा सर अगर आपके पास किसी चीज का बिल नहीं है, अगर किसी चीज की रिसीट नहीं है, तो हम इस बात को पूरे तरीके से समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है किसी और की है। आधे लोग तो बिल नहीं देते हैं यहाँ पे। अगर मैं किसी दुकान पर सामान लेने के लिए जाता हूँ, जरूरी थोड़ी है बच्चों को बिल देगा मेरे को। अब देखो सिंपल सा फंडा है। अब अगर मैं OLX पे से कुछ खरीदता हूँ तो बेटा इसका मतलब ये थोड़ी है वो बिल देगा मेरे को। तो नहीं देगा। तो लॉ भी तो यही कह रहा है कि अगर आपके पास रसीद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऑफेंस करा है। ओह! ऐसा क्या? अब ऐसे तो मेरी मम्मी के दहेज का सामान आज भी मेरे घर में पड़ा है। मतलब मम्मी के घर में, मेरा तो घर ही कहाँ है ये, है ना? तो हमारे घर में रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम भाई गिल्टी हैं, सामान किसी और का है। कह रहा यस, ठीक है। कह रहा अब यू धार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड जिसके अंदर 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। काम खत्म हो गया। जो प्रिंसिपल था इसने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया और इसने आगे सब कॉन्ट्रैक्टर को काम क दिया। सब कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे मांगे कि भाई साहब काम खत्म हो गया। कह रहा हाँ। अब सब कॉन्ट्रैक्टर कहता है मेरे पैसे दो, पैसे नहीं मिले तो इसने सीधा उठाकर केस फाइल कर दिया। ओ, तो और नॉन पेमेंट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट एलिजिंग कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल गए हैं प्रिंसिपल से, पर उसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। इन भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्टर पे केस फाइल कर दिया कि भाई साहब मेरे पैसे ये नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई पहले तो ये बता ये क्रिमिनल कंप्लेंट कैसे हो गई? ये तो सिविल नेचर का मामला है, क्रिमिनल कंप्लेंट कहां से आ गया तू लेकर इसमें? तेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तूने सीपीसी नहीं पढ़ा है क्या? सीपीसी नहीं पढ़ा तूने यार। सीपीसी का मामला है, तू सीआरपीसी में लेकर आ रहा है इसे। ओके। कह रहा सर अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखना 3 इयर्स एंड फाइन। ओके। अच्छा इसके साथ ही साथ ऑफेंडर जो है एट द टाइम ऑफ सच पर्सन वो क्लर्क या सर्वेंट था, तो सीधी सी बात है कह रहा सर 7 ईयर, 7 साल तक का फंडा आ सकता है। ओके। जब उस बंदे की डेथ हुई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसके क्लर्क या सर्वेंट थे और आपने अपने ही मालिक के सामान को अपना बना लिया। ओह! कल मौके पे चौका लगा दिया सर, मौके पे चौका लगा दिया। कह रहा इसके बाद आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे होता है? कोई भी इंसान को अगर आपने भरोसे पर कोई प्रॉपर्टी दे दी, उस बंदे को पूरा कंट्रोल दे दिया और उसने प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएटली अपने इस्तेमाल में लगा दिया। ओह! ठीक है। कह रहा सर आपने जो भरोसा किया उसने सारे भरोसे की बैंड बजा दी आपके। आपने उस पे भरोसा किया और उसने सारे का सारा भरोसा ही तोड़ दिया।
फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाओगे बच्चों, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका टीडीएस, आपका प्रोविडेंट फंड, ये सब आपसे डिडक्ट करता है। अब आपसे डिडक्ट करने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरे लिए पीडब्ल्यू इन चीजों को डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करने के बाद अगर उस पैसे को इनकम टैक्स पे जमा नहीं करवाता है, तो इस मामले के अंदर पीडब्ल्यू के ऊपर हम सब लोग जितने भी एम्प्लॉइज हैं भरोसा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सैलरी में से वेजेस का कंट्रीब्यूशन कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, पेंशन का पैसा कटता है, या जो भी फंडा है। ठीक है, तो आपका सारा पैसा कहाँ गया सर? पीडब्ल्यू पे। अगर पीडब्ल्यू ये काम नहीं करता है तो ये वायलेशन होगी और इसे बोला जाएगा डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा होता नहीं है। कह रहा सर ठीक है, कह रहा सर सबसे पहली बात एक्यूज के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैंने कहा ओके। कह रहा है और उसने भी आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर लिया सर, आपके पैसे को यूज कर लिया। मैंने कहा है, हाँ। कह रहा सर अब एक्यूज ने आपकी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट तरीके से यूज कर लिया। ओके, ओके। कह रहा सर अब जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो लॉ की डायरेक्शन थी, उसकी बात नहीं मानी। लॉ क्या कहता है भाई? टीडीएस काटा है मेरे पास जमा करवाओ, पैसे काटे हैं एम्प्लॉय के मेरे पास जमा करवाओ। आपने नहीं मानी बात, आपने कहा है चलना, चलना, हवा आने दे चलना। आप ऐसे ही करते रहे। लॉ कह रहा कोई बात नहीं बेटा, लॉ कह रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अभी देख लेंगे। मैं कहा ठीक है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक वी आर दलाल वर्सेस युगेंद्र नानाजी ठक्कर, इन्होंने बोला कि सर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो होता है वो हमेशा सिविल लायबिलिटी की बात होती है। ठीक है, कह रहा अगर आपके पास कभी भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो ध्यान से देखना बच्चों, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ साथ अगर बीच में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए, यानी कि इसके साथ में मैं ऐड कर दूं कि भाई मेंसरी ऐड हो गया है, देन इट गिव्स राइज टू क्रिमिनल लायबिलिटी। ओके, ओके, ठीक है। कह रहा सर ठीक है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार, उन्होंने ये बोला कि उनकी जो स्त्री धन प्रॉपर्टी है वो उन्होंने अपने इन लॉज को दी थी और इन लॉज ने प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर लिया अपने फायदे के लिए। कह रहा सर अब यहाँ पे फंडा क्या है? मैंने कहा ध्यान रखना, आपने प्रॉपर्टी कभी भी फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, दो बंदों के बीच में भरोसे की बात है कि नहीं? मैं यहाँ पे टीडीएस कटवा रहा हूँ बेटा, पीडब्ल्यू पे सबमिट हो रहा है, भरोसे की बात है कि नहीं? बिल्कुल है सर। कह रहा है इसके साथ ही साथ सामने वाला जो एक्यूज है उसके पास पूरा कंट्रोल है आपकी प्रॉपर्टी का, आपका पैसा कट रहा है सर महीने के महीने, पीडब्ल्यू पे कंट्रोल है, कंट्रोल है सर, कंट्रोल है। मैंने कहा हाँ, प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आती हैं और इसको अगर सामने वाला डिसऑनेस्टली अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है तो फिर काम बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। कह रहा है यस, यस। और अगर कहीं पर भी ऐसा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है तो कह रहा है सर 3 इयर्स और फाइन और बोथ। मगर लॉ जी, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर एक केस और आया, बग्गा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एपलेंट एक टैक्सेशन क्लर्क थे म्युनिसिपल कमेटी के अंदर, जिला संगरूर, संगरूर का है पंजाब के अंदर। कह रहा सर यहां पर इन लोगों ने टैक्स इकट्ठा करा टैक्स पेयर्स के यहां से, पर फंड ऑफ कमेटी में डिपॉजिट नहीं किया। पर 5 महीने के बाद जब ये जाकर बात निकली तो इन्होंने बोला जी हम तो पैसे कैशियर मदान साहब के पास जमा करा दिए हैं। ओके, है ना? पर कैशियर ने ये बात को साबित कर दिया कि उनको कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। ओ, ओ ओ ओ ओ ओ, कह रहा सर अब मदान साहब ने ऐसा तो बोल दिया, पर मदान जी हम आपको छोड़े कैसे? आपको हमारे पास तो आप भी बीच में जिम्मेदार हो। और यहाँ पर जो भाई साहब दूसरे हैं, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? नाम ही नहीं बताया। वो बंदा कहता है जी मैंने तो पैसे इकट्ठे करके पैसे कहाँ जमा करवा दिए हैं? मदान जी के पास। अब मदान जी कहते हैं मेरे पास नहीं है। है ना? क्या कह रहा सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। कह रहा जब तक सबूत नहीं लाओगे, जब तक सबूत नहीं लाओगे तब तक मैं कैसे मान लूं? नॉट सफिशिएंट टू एक्विट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रूफ। बेटा हर एक चीज के लिए सबूत लाना पड़ता है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मैं कैसे मान लूं भाई आपकी बात? कह रहा हाँ। अब ऐसे ही पंचायत नाम की एक वेब सीरीज थी जिसके अंदर वो बंदा क्या होता है, ग्राम सचिव होता है। तो एपलेंट ग्राम सचिव था किसका? लगभग 8 ग्राम पंचायत का। 648 रुपीज इसने इकट्ठे करे 30 गांव से टुवर्ड्स हाउस टैक्स
और एग्जीक्यूट करके सबको बदले में पर्चियां भी बांट दी कि जी मिल गया है पैसा। ठीक है। कह रहा सर बट अब इसने पैसा इकट्ठा करके जमा नहीं करवाया, सेक्शन नंबर 409 लग गया इसके ऊपर और इसको बोला गया कि भाई तूने डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का करा है और उस पैसे को अपने यहां पर इस्तेमाल भी कर लिया है। ओके, ठीक है। कह रहे सर इसके साथ साथ गिरीश जी एक यहाँ पर निकल कर आते हैं। ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर जितनी भी स्टेशनरी आती है बेटा, हर एक स्टेशनरी का हिसाब रखा जाता है कि कौन से इंसान के पास कितनी स्टेशनरी आई है, उसने कितनी का इस्तेमाल करा है। कह रहा अब आप क्या कर रहे हो, ऑफिशियल पर्पस के लिए आने वाली जो स्टेशनरी है उसका कोई भी हिसाब नहीं रखा। अब पहली बात तो ये समझ में आ गई, क्योंकि सर आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, आपके ऊपर भरोसा है सब लोगों को। कह रहा अच्छा, अब ये नहीं हो सकता जैसे स्कूल के अंदर टीचर क्या करती थी, टीचर ने आपसे मांगा कि लाओ भाई कॉपी चेक कराओ, तो अब जिस दिन पता चला कॉपी चेक करने की बारी है, आप कॉपी नहीं लाए, आप उसी दिन खड़े पैर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इमीडिएटली आप खड़े खड़े नया रजिस्टर बना देते थे। है ना? नया रजिस्टर लेके गए, पुराने वाला मैम वो तो घर पे है, नया वाला चेक कर लो, ये लो, नया वाला चेक कर लो। यस, यस, नया वाला चेक कर लो। कह रहा सर ठीक है। अगला फंडा निकल कर आता है, अब इन्होंने बोला कि ये मेरे पास से भी जो पुराने वाला रजिस्टर है वो तो खो गया। कह रहे तो सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओह! अब इसके साथ-साथ बड़े सारे लोग चीटिंग कर देते हैं। चीटिंग कैसे? पेपर में फर्रे चला देते हैं। अरे वो चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सामने वाले बंदे को कोई भी चीज़ें बेच देते हैं झूठ बोलकर। ओह! जब उसने झूठ बोलकर आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसे चीटिंग कहते हैं। जिसके अंदर बच्चों हम सामने वाले बंदे को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब ले लो, ले लो। अरे ले लो, यही असली प्यूमा है। प्यूमा और पोमा में फ़र्क नहीं दिखता। रीबॉक की जगह रीबूके बेच रहे हो, आईफ़ोन 15 जो है ₹5000 में बेच रहे हो। कैसे? कैसे? फ्रॉड यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई प्रॉमिस जिसके चलते आप अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दोगे और कंसेंट के साथ साथ इंटेंशनली आपको पता है कि सामने, जैसे वो क्या कहता है 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा बाबू भैया, 21 दिन में पैसा डबल। अनुराधा को पता नहीं होगा पर फिर भी वो सामने वाले के साथ चीटिंग कर रही है। अनुराधा को पता है कोई 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता। मेरे को बंदा मिला कह रहा है 21 दिन में पैसा डबल कर दूंगा। अरे तू तो सच जानता है, मेरे जैसे भोले-भाले पंछी को क्यों बचा रहा है? क्यों फँसा रहा है बीच में? सॉरी। कह रहा सर देखो तो हमने क्या किया यहाँ पर, डिसेप्शन, कोई धोखा दे रहा है। फ्रॉडुलेंटली आपको इंड्यूस कर रहा है और आपसे पैसा लेगा सर, आपको बोलेगा 21 दिन में पैसा डबल कर दूँगा। पर असलियत में कोई 21 दिन में पैसा डबल नहीं होने वाला। ओह! कह रहा सर अगर आपने रेलेवेंट बातों को डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो वो भी डिसेप्शन माना जाता है। इसके साथ ही साथ अब चीटिंग बाय पर्सोनेशन का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होती है? जब आपने किसी और बंदे को ये दिखाया कि मैं तो, जैसे मैं एक दुकान के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है? एक बंदा आता है, कह रहा है, "ओह! भाई साहब पैसे देने थे भाई साहब के।" मैंने कहा, "किसके?" कह रहा है, "ये दुकान वाले के।" मैंने कहा, "मैं ही तो हूँ।" कह रहा है, "पहले तो नहीं दिखे।" मैंने कहा, "मेरे छोटे भाई की दुकान है यार, मैं ही हूँ दुकान का मालिक, ला दे दे।" तो मैंने ये दिखाया कि मैं दुकान का मालिक हूँ, असलियत में नहीं था। चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मैंने कहा अरे मैं ही हूँ, मैं गुप्ता स्टोर का मालिक मैं ही हूँ। उसे क्या पता मेरा नाम मिगलानी है। जब यू आर प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। ओके, ओके। कह रहा सर चीटिंग के भी अपने अलग-अलग फंडे हैं। चीटिंग के अंदर भी जेल जाना पड़ता है। यहाँ पर 1 ईयर और फाइन और बोथ। अगर सिर्फ चीटिंग है, 1 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक है। कह रहा सर आपके चलते दूसरे बंदे को लॉस हो गया, 3 इयर्स और फाइन और बोथ। कह रहा सर पर्सोनेशन कुछ और आपने प्रिटेंड करा, आप कोई और बंदा हो, कोई और बंदी हो, ऐसा करते हुए अगर आपने कर दिया तो सेम यही वाला फंडा अप्लाई होगा, 3 इयर्स और फाइन और बोथ। झूठ बोलकर सामने वाले बंदे की प्रॉपर्टी आपने अपनी तरफ करवा ली तो फिर से यहाँ पर फंडा निकल कर आता है 7 इयर्स और फाइन और बोथ, और नहीं एंड फाइन। एंड फाइन और फाइन में क्या फ़र्क है बच्चों? सिंपल सा फंडा फंडा है बेटा कि एंड फाइन के अंदर मतलब है दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होने वाली हैं। मैंने कहा ठीक, ओके। कह रहा ठीक है। मैंने कहा बहुत ठीक है यार, बहुत ठीक है, सिंपल है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई आप आगे मेंबर बनाओ, मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है, आप मेंबर बनाओ और आगे मेंबर बनाओ। कह रहा हाँ, अब ऐसे ही पैसा घुमाने की कई स्कीम होती हैं, इसके अंदर साफ-साफ था
कि प्रमोटर को तो पता था ना कि यार उनकी स्कीम कभी भी काम नहीं करेगी। तो ये क्या है? अगेन चीटिंग है। चीटिंग के अंदर आपको साफ-साफ पता है 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है सर। ओह! ठीक है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ एक केस और कर लेते हैं, वो ये वाला कर लेते हैं। श्रुति एंटरप्राइजेज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कह रहा सर बस इतना ध्यान रखना अगर कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है इसका मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं है। आपको साथ ही साथ प्रूव करना पड़ेगा डिसऑनेस्ट इंटेंशन को। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ में हमें ऐड करना होगा फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन को। कह रहा है जब आप इन दोनों चीजों को ऐड कर दोगे तब जाकर बच्चों कहीं आपकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस बनती हैं। आसान शब्दों में मेंसरी भी यहां लिख सकते हो। ओके, ओके, ठीक है। कह रहा है सर अब बड़े सारे लोग ना जैसे विजय माल्या जैसे हैं, वो क्या करना चाहते हैं हमारे देश के अंदर सर बड़े सारे लोग हैं, जो उनको उनसे पैसे लेने हैं और वो पैसे नहीं दे रहे हैं। सर इसका भी कुछ कराओ। इसका भी कुछ कराओ। यानी कि जहां पर कोई भी इंसान क्या करता है, फ्रॉडुलेंट डीड्स या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऐसा वो क्यों कर रहा है? ताकि प्रॉपर्टी जितने भी लोगों को आपसे पैसा लेना है, उन क्रेडिटर्स के साथ भोले-भाले लोगों को पैसा ना मिले। क्रेडिटर को कुछ ना मिले, आप उसका पैसा लेकर भाग जाओ। सर ऐसे सिनेरियो में 2 इयर्स और फाइन और बोथ बच्चों दोनों ही चीजें अप्लाई होंगी। कह रहा है इसके साथ ही साथ एक काम और करते हैं। कह रहा है राम अवतार चौकन्ने हरि राम तोड़ी। कह रहा है कभी भी अगर आप ये डिसऑनेस्ट वाले फंडे को देखते हो तो कुछ चीजें अप्लाई होती हैं। जब आपने एक्यूज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और सामने वाले बंदे को अब बेटा अगर मेरे से बड़े सारे बैंकों ने पैसा लेना है तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा यार मैं तो नहीं दूंगा बैंक को पैसा। तो मैंने क्या करना, मैंने मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जुगनू, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जुगनू को। मैंने कहा जुगनू तू मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले, ताकि बैंक वाले जब मुझसे पैसे लेने के लिए आए मैं कहूंगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो लुट-पुट गया, बर्बाद हो गया। मैं कहा मैं तो यही बोलूंगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कह रहा सर एक्यूज ने साफ-साफ प्रिवेंट करने की कोशिश करी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्रेडिटर्स को कि क्रेडिटर्स के हाथ में कुछ भी ना आए। ओह! आपने डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली ये काम किया सर, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो, चाहे प्रॉपर्टी इमूवेबल हो। अगर ऐसा काम किया तो सर 2 साल और फाइन और बोथ हाय लगेगी सर आपको, हाय लगेगी। हाँ, हाँ। कह रहे सर अच्छा और जिसका कर्जा है वो कर्जा कैसे हो? मैंने कहा एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो, एसर्टेनेबल हो, पता हो कितना पैसा देना है? पता नहीं जी। देख लेंगे जितना देना होगा, नहीं 20,000 30,000 50,000 1 लाख जितना देना है साफ-साफ और ऑलरेडी आपकी एक्जिस्टिंग डेट्स हैं। ऐसा नहीं कि कंटिंजेंट डेट्स को इसके अंदर आप इंक्लूड कर लो। ओके, ठीक है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ सेम चीज़ आपके पास फिर से आ रही है, जहाँ पर प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी को रिमूव करा, ओके। किसी की प्रॉपर्टी चोरी कैसे करी जाती है? सर कब्ज़ा हो जाता है ना मकान पे, कैसे होता है? कैसे होता है? कब्ज़ा कैसे हो जाता है? यानी कि आपने किसी की प्रॉपर्टी चोरी कैसे करते हो? यार सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी हो। आपने प्रॉपर्टी को अंदर आप घुस गए मकान के, मैंने कहा ठीक है। आपने बाहर लिखी नेम प्लेट हटा दी सर, हैं? हाँ, और आपने ये काम आपको पता है, आपने फ्रॉड करने के लिए ये काम कर दिया। या तो फिर एक्यूज ने कोई डिमांड या क्लेम डाला कि ये मकान मेरा है, उसका है नहीं और उस बंदे ने क्लेम ठोक दिया। तो ये फिर से क्या हो रहा है? डिसऑनेस्ट या फिर कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रॉडुलेंट रिमूवल। सामने वाले बंदे का घर है, आपने भाई खाली पड़ा था, किसी ने जाके एंट्री कर ली, प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी कंसील कर ली विद अ डिसऑनेस्ट मोटिव, घर पे कब्जा कर लेना। ओके, ओके। कह रहे सर इसके साथ-साथ एक काम और आता है। मैंने कहा वो क्या आता है? जब आप एक प्रॉपर्टी मार्क का इस्तेमाल करते हो। कोई भी इंसान अगर कोई भी प्रॉपर्टी मार्क का इस्तेमाल करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करता है, ध्यान रखना बच्चों ये सिर्फ़ आपको ही बिलॉन्ग करना चाहिए। पर अगर किसी ने भी प्रॉपर्टी मार्क का इस्तेमाल करा, जिससे सामने वाली पब्लिक को या किसी भी इंसान को, प्रॉपर्टी को कोई भी इंजरी हो सकती है, तो लॉ कहता है 2 इयर्स और फाइन और बोथ। हैं? हाँ। हाँ, 2 इयर्स और फाइन और बोथ।
ये पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टी मार्क वाले, इसे कवर कर सकते हो, खुद कवर करना थोड़ा-सा थोड़ा-सा कवर कर लेना। उसके बाद आता है डिफेमेशन, ये अभी आपके लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था। डिफेमेशन में होता क्या है, सामने वाले इंसान की बेइज्जती करना। चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे आपने इशारे से या फिर पब्लिश करके किसी भी तरीके से सामने वाले बंदे की जो इम्प्यूटेशन है, जो रेप्यूटेशन है, उस पे हार्म पहुँचा दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया था, बहुत बड़ा कॉमेडी शो आता है उनका, अभी नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं वो। हाँ, डिफेमेशन सिर्फ़ बोलकर, लिखकर, इशारे से कैसे भी हो सकती है। आप ट्विटर पे किसी के बारे में उल्टा-सीधा लिख दो, भाई साहब केस हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, कह रहा है सर अगर आपने किसी डिसीज़्ड पर्सन, किसी ऐसे इंसान के बारे में भी लिख दिया जो इस दुनिया में नहीं है और उनके परिवार वालों को तक बुरा लग गया तो भी डिफेमेशन हो सकती है। किसी कंपनी या किसी एसोसिएशन के बारे में आपने रेपुटेशन डाउन करने के लिए ये काम कर दिया, तो भी वो डिफेमेशन है। कह रहा है सर आपने अगर कोई भी तरीके से कोई अल्टरनेटिव ढूँढ लो, किसी भी तरीके से आपने कोई इम्प्यूटेशन डाल दी, तो डिफॉर्मेशन हम लोग मानेंगे। कह रहा सर आपके पास सिंपल सा फंडा बंदो समझो। कह रहा अगर आपने किसी भी बंदे की रेपुटेशन को हार्म पहुँचा दिया, अनटिल अनलेस फंडा एक और निकल कर आता है जिसमें आप सामने वाले बंदे के कैरेक्टर के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोल रहे हो, या तो उसके भाई साहब जो क्रेडिट्स हैं, कहीं न कहीं उसकी रेपुटेशन है, उसका नाम है, उसको लेकर उल्टा-सीधा बोल रहे हो, तो आप डिफेमेशन कर रहे हो। मैंने कहा ओके। कह रहा सर कब-कब ऐसा होगा कि डिफेमेशन नहीं मानते हैं हम लोग? सबसे पहली बात, कोई ऐसा सच अगर आप लिखते हो, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है। कह रहा सर पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कोई सरकारी सर्वेंट है वो कैसा काम कर रहा है, सरकारी ऑफिस कैसा काम कर रहा है इस बारे में। कह रहा कोई पब्लिक क्वेश्चन पे लिखते हो, कोई रिपोर्ट है कोर्ट की, ठीक है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उन पे रिपोर्ट्स आती हैं। कोई भी अगर कोर्ट के अंदर कोई भी केस अगर डिसाइड हुआ है, कह रहा सर पब्लिक परफॉर्मेंस की कोई बात है, कह रहा इसके साथ ही साथ कोई इंसान है जिसको आपके मतलब एक डिपार्टमेंट है जिसका दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर लीगल अथॉरिटी है, तो वो डाँट लगा देता है। कह रहा सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम अगर आपने गुड फेथ में करा है, कह रहा अगर आपने दूसरे इंसान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करा है, वैसे तो इन सब चीज़ों को लेकर आपने एग्ज़ाम्पल्स ऑलरेडी करे होंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल्स में ही फँसाएगा बच्चों यहाँ। ऐसा? हाँ, हाँ, ऐसा ज़रूर होगा। कह रहा सर गुड फेथ का फंडा क्या होता है? जो गुड फेथ की आप बात कर रहे हो बेटा, सर्वेंट एंड ओनर, प्रिंसिपल एजेंट, ये चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं। फिर पॉइंट नंबर 9 के अंदर अगर हम लोग बात करूँ, है ना? अगर आप क्या कर रहे हो, गुड फेथ के अंदर अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि भैया जब तक दुकान पे आया हुआ कोई भी कस्टमर पैसे ना दे, तू उसको सामान मत दियो यार। ये पड़ोसी वैसे बड़ा उधार करता है। किसी इंसान के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में कुछ काम कर रहे हो। कह रहा कहीं पर आप चेतावनी दे रहे हो, कॉशन दे रहे हो कि भाई इस बंदे से थोड़ा संभल के काम करना, ध्यान से काम करना यार, ये बंदा ठीक नहीं है यार, पैसे-वैसे नहीं देता है टाइम पे। तो अगर आप कह रहे हो बी कॉशियस, तो इसमें भी कोई भी डिफेमेशन नहीं रहती है। ओके, 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 ठीक है। अच्छा देखो, जैसे ये लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर है, सर ये एक बार एग्ज़ाम्पल बता दो ना जल्दी-जल्दी, ठीक है। जैसे क्या होता है, मैं यार बचपन में मैंने देखा बहुत बार कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे को पीट देते हैं बाज़ार में। दे हैव लॉफुल अथॉरिटी भाई, लॉफुल अथॉरिटी है। कह रहा है यस। अब कोई पब्लिक परफॉर्मेंस की बात है, फॉर एग्जांपल एनिमल मूवी आई, आपको कैसी लगी? कोई पब्लिक के सामने कोई परफॉर्मेंस हो रही है, आपने कहा मुझे तो पसंद नहीं आया, एकदम बेकार लगी मुझे। कोई कहता है मुझे बहुत अच्छी लगी, तो जिसने जो बोला कि जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई पब्लिक परफॉर्मेंस है, दिव्या मिगलानी पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है ना? आपने कहा एकदम बेकार, एकदम बेकार। तो पब्लिक परफॉर्मेंस कोई डिफेमेशन नहीं होती है, जैसे यूट्यूब पर जनरली आप कमेंट्स पढ़ते ही हैं। कह रहा सर ठीक है। डिफेमेशन को लेकर बच्चों अगर कभी फैसला आएगा तो 2 इयर्स और फाइन और बोथ। डिफेमेशन हमारे पास 2 तरीके से देखने को मिलती है बच्चों। पहली टाइप की डिफेमेशन आती है लिबल और स्लैंडर। डिफेमेशन अगर कभी परमानेंट या विजिबल फॉर्म में है, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, तो वो क्या है? लिबल है। और स्लैंडर कब होती है? स्लैंडर वो तब होती है जब आपने बोलकर या कुछ भी ऐसा विजिबल या ऑडिबल काम कर दिया हो, तो उसे हम स्लैंडर कहते हैं। मैंने कहा अच्छा ये स्लैंडर होता है। यस। कह रहा अगर आपने ऐसे ही बच्चों किसी इंसान के बारे में कुछ प्रिंट कर दिया, कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, तो अब क्या होगा? फिर से 2 इयर्स और फाइन और बोथ।
ओके, अगर डिफेमेटरी मैटर मलयालम में लिखा हुआ है और एक्यूज को नॉलेज नहीं पता तो मेंस री एब्सेंट है, वो इंसान गिल्टी नहीं है। एक नॉलेज के अंदर आपके बारे में लिखा हुआ है, एक ऐसी लैंग्वेज में आपके बारे में लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं आता है, तो लॉ कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम मलयालम में मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझा करो केस बड़ा पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1960 के ज़माने में अगर किसी बंदे की बेइज़्ती कर दी हमने मलयालम में, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कहा लो यार, ये क्या बात हुई? कह रहा 1960 के ज़माने में अगर हमने आपकी बेइज़्ती भी कर दी मलयालम लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में, आपको कौन-सी आती है? मैंने कहा ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई भी इंसान डिफेमेटरी मैटर बेचता है, तो 2 साल और फाइन और बोथ। बस इतना ध्यान रखना बच्चों कि मैटर डिफेमेटरी हो, प्रिंटेड या एन्ग्रेव्ड हो, एक्यूज्ड को उस मैटर के बारे में कहीं न कहीं कोई इम्प्यूटेशन देखने को मिल रही है और आपने ऐसा मटेरियल उल्टा-सीधा लिख कर बेचा है। तो ऐसे सभी मामलों के अंदर डिफेमेशन होती है। डिफेमेशन के अंदर एक्सेप्शंस को अच्छे से समझना, अगर उसे फंसाना होगा तो मेरे दिए हुए एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना और इन चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलना। ठीक है, आसान, ठीक है, आसान, कह रहा सर ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, दैट्स इट बच्चों। चैप्टर होता है बच्चा पार्टी इसी बात पे खत्म। खत्म होता है चैप्टर आपका, जी हाँ। चलिए भाई, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहिएगा, समझते रहिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। इस बार के लिए मेरी इंट्यूशन यही है कि जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हैं, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, भाई वहीं से कुछ ना कुछ वो फंसाएगा। एक्सटॉर्शन पे फंसाए, रॉबरी पे फंसाए, एक्सटॉर्शन में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, एक्सटॉर्शन पे वो बच्चों को फंसाना चाहिए। जैसे डिफेमेशन वाला क्वेश्चन जो पिछले अटेम्प्ट में आपने देखा, उसको भी अच्छे से करके जाना। ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ भी आपके कमेंट्स हो, कुछ इच्छाएँ हो, लिख सकते हो, मैं पढ़ूँगा ज़रूर। मैं इंतज़ार करता हूँ हमेशा से। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।